एक शांत दिन था एल्डिया सिटी में, जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तभी एक रेड हेड लड़की ने फाइनली प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ लिया और उसका हाथ पकड़ के जल्दी चलने को कहा। थोड़ी देर बाद वही लड़की फिर से उससे रश कर रही थी। एमसी ऑलरेडी थक चुका था, इसलिए उसने बस एक हैवी साई लिया। कुछ टाइम बाद सीन शिफ्ट होता है एक बिजी टावर्न में, जहां एक ब्लू क्लोक वाली लड़की उसके पास आती है और बताती है कि वो फाइनली उसे ढूंढ पाई है। थोड़ी चार्म दिखाते हुए वो उससे अपने एस्टेट आने का इनविटेशन देती है, लेकिन एमसी, जो इस रिपीटेड सिचुएशन से तंग आ चुका था, कामली मना कर देता है और कहता है कि आज वो बिजी है। इस बात से एक ब्लॉन्ड लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर कंप्लेन करती है और पूछती है कि आज क्यों नहीं, जबकि वो फ्री है। ऑलमोस्ट रोती हुई वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसके साथ टाइम स्पेंड करे। एमसी खुद ही समझ नहीं पा रहा होता कि वो इस सिचुएशन में कैसे आ गया। इसका आंसर दिखाने के लिए स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है, एक डार्क फॉरेस्ट के बीच। वहां दो बैंडिट्स उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। थोड़ा नर्वस होते हुए प्रोटैगनिस्ट काई उनकी बात मान लेता है। बैंडिट्स उससे कहते हैं कि वो रात भर गार्ड करे, क्योंकि हॉस्टेजेस के रैंसम काफी हाई हैं। लीडर उसे लास्ट वार्निंग देता है कि अगर प्रिजनर्स चिल्लाएं तो उन्हें मारना पड़ेगा। लेकिन मेंटली काई समझ रहा होता है कि प्रिजनर्स में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें। रात के अंधेरे में वो अकेला बैठकर अपनी सिचुएशन के बारे में सोचता है। अपने सिर पर हाथ रखकर वो कंफ्यूज होता है कि सब इतना गलत कैसे हो गया। तभी उसे याद आता है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे ट्रक ने हिट कर दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाद में वो इस अननोन वर्ल्ड में जाग गया। जब वो स्काई की तरफ देखता है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये दुनिया उसे काफी फेमिलियर लग रही है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो एक्चुअली उस फैंटेसी गेम के अंदर आ गया है जो वो पहले खेल रहा था। बैंडिट्स के टेंट के पास खड़े होके वो रियलाइज करता है कि उसका री-इनकार्नेशन डायरेक्टली विलन्स के बीच हुआ है। थोड़ा डर के साथ वो अपनी बैड लक को कर्स करता है। तभी उसका अटेंशन एक आवाज की तरफ जाता है जो एक कार्ट से आ रही होती है। जब वो पास जाता है तो उसे एक आयरन केज दिखता है। अंदर 3 लड़कियां बंद होती हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। गेम की स्टोरी याद करते हुए उसे पता होता है कि ये सारे विलन्स आगे जाके मार दिए जाएंगे, इसलिए यहां रहना डेंजरस है। बिना टाइम वेस्ट किए वो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से एस्केप करना चाहिए। अपनी पॉकेट्स चेक करते हुए उसे एक मैप और कुछ पैसे मिलते हैं। राउट्स देखकर वो कंक्लूड करता है कि वो आसानी से निकल सकता है, लेकिन जाने से पहले वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद वो स्टेल्दीली केज का लॉक खोलता है और धीरे से लड़कियों को सजेस्ट करता है कि वो सब उसके साथ भाग जाएं। केज के अंदर तीनों लड़कियां उसे सस्पिशियस नजर से देखती हैं, स्पेशली रेड हेड लड़की। वो थोड़ा गुस्से में उससे क्वेश्चन करती है और डाउट करती है कि क्या वो सच में उन्हें एस्केप करवाने आया है। रेड हेड लड़की ने उस पर अक्यूज किया कि शायद वो सिर्फ एक सिक जोक खेल रहा है ताकि उन्हें ट्रिक कर सके। उसके बाद व्हाइट हेड लड़की ने भी सेम टोन में डिमांड किया कि इतनी सब चीजों के बाद वो उस पर ट्रस्ट करने की कोई सॉलिड वजह दे। एक पल के लिए लड़का चुप हो गया, जैसे वो कोई जवाब सोच रहा हो। ये देखकर रेड हेड ने तुरंत कंक्लूड कर लिया कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है और उसका प्लान फेल हो चुका है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लड़के ने एक स्मार्ट मूव लिया और तुरंत एक कहानी बना दी। उसने क्लेम किया कि वो एक्चुअली एनिमी रैंक्स में इन्फिल्ट्रेट हुआ था और रेस्क्यू में डिले के लिए अपोलोजाइज किया। अंदर से वो जानता था कि ये एक झूठ है, लेकिन उसके लिए इस वक्त उनका ट्रस्ट जीतना सबसे इंपॉर्टेंट था। जल्दी करते हुए उसने ग्रुप को वार्न किया कि अगर वो पकड़े गए तो सबसे पहले उसकी ही जान जाएगी। तभी रेड हेड लड़की ने बताया कि उसकी लेग इंजर्ड है और वो भाग नहीं सकती। उसके बाद प्लैटिनम ब्लॉन्ड ने कन्फेस किया कि वो कंप्लीटली ब्लाइंड है। सिचुएशन और भी खराब हो गई जब पता चला कि छोटी ब्लॉन्ड लड़की रेमी जमीन पर बेहोश और बीमार पड़ी है। रेड हेड ने होपलेस टोन में कहा कि चाहे वो एस्केप भी कर लें, रास्ते में ही मर जाएंगे। फिर भी उसने इतना जरूर कहा कि कम से कम ये जानकर रिलीफ है कि लड़का उनका दुश्मन नहीं है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट का दिल हैवी हो गया। तभी रेमी दर्द से कराहते हुए अपना हाथ बढ़ाती है और बहुत कमजोर आवाज में मदद की भीख मांगती है। इस मोमेंट ने सब कुछ चेंज कर दिया। एमसी ने तुरंत अपनी पोस्चर बदली और एक स्ट्रांग डिसीजन लिया। उसने फर्मली कह दिया कि वो उन तीनों को छोड़कर नहीं जाएगा। उसने प्रॉमिस किया कि जो चल नहीं सकता उसे वो खुद उठा लेगा और यहाँ रुकने से बेहतर है भागना। उसकी बात सुनकर लड़कियां शॉक हो गईं और पूछने लगी कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। तब लड़के ने अपना मैप दिखाया और कॉन्फिडेंटली बताया कि उसे एरिया की पूरी नॉलेज है, सब ठीक रहेगा। अपने डिसीजन पर फर्म रहते हुए उसने दोनों को कहा कि वो उससे टाइट पकड़ लें। फिर उसने एक साथ तीनों को उठा लिया और अंधेरे जंगल में दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते वक्त उसने नोटिस किया कि उसका नया बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग और मस्कुलर है, लेकिन उसने तुरंत अपने थॉट्स को साइड में रखा और पूरा फोकस एस्केप पर किया। जब उसे लगा कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा तो उसने स्पीड मेंटेन रखी।
साथ ही वो मैप के बेसिस पर अपना रूट मेंटली प्लान करता रहा। मैप के हॉलोग्राम पर उसने एल्डिया सिटी का नाम देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने गेम में रखा था। ये देखकर उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। बिना रुके ग्रुप सही डायरेक्शन में बढ़ता रहा, जब तक कि उन्हें एक हिडन ट्री हाउस नहीं मिल गया। वहां पहुंचकर उसे रिलीफ फील हुआ और सक्सेसफुल एस्केप सेलिब्रेट किया। क्यूरियस होकर ब्लाइंड लड़की ने पूछा कि वो लोग अब कहाँ हैं। स्माइल के साथ लड़के ने बताया कि ये एक सीक्रेट हाइड आउट है जो उसने खुद बनाया था। फिर वो एक मैजिकली लॉक्ड डोर के सामने खड़ा हुआ और पासवर्ड याद करने की कोशिश करते हुए लड़कियों को थोड़ी देर वेट करने को कहा। वो पोर्टल के पास गया, मैजिक सील पर हाथ रखा और वही कीवर्ड टाइप किया जो उसने गेम में यूज किया था। तुरंत डोर ब्लू लाइट से ग्लो करने लगा और सबके लिए सेफ एंट्री ओपन हो गई। अंदर जाते ही उसने एडमिट किया कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है। बिना टाइम वेस्ट किए उसने छोटी ब्लॉन्ड रेमी को बेड पर लिटा दिया ताकि वो रेस्ट कर सके। ये सब देखकर रेड हेड लड़की हैरान रह गई और उसने कमेंट किया कि लड़का डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। उसके हिसाब से इतनी डेंजरस जगह पर ऐसा ट्री हाउस बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अंदर ही अंदर लड़का अपनी सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। लड़के ने उसकी बात से अग्री किया, लेकिन उसने कैजुअली एक्ट करते हुए कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी एंग्जाइटी के साथ रेड हेड लड़की ने पूछा कि क्या रेमी ठीक हो जाएगी, और उस मोमेंट पर एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। तभी अचानक एमसी को याद आया कि उसने शायद यहाँ कुछ आइटम्स स्टोर किए थे। ये सुनकर इंजर्ड लड़की ने तुरंत पूछा कि क्या यहाँ खाने के लिए कुछ है। लड़का एक वुडन चेस्ट खोलता है और धीरे से मटर करता हुआ कुछ एडिबल चीज ढूंढने लगता है। तब उसे रियलाइज होता है कि सिस्टम बिल्कुल गेम जैसा ही काम कर रहा है और अंदर कुछ पोशंस सेफ पड़े हुए हैं। वायल्स हाथ में लेते ही उसने अनाउंस किया कि उसे मेडिसिन मिल गई है, लेकिन रेड हेड ने तुरंत उसे स्कोल्ड किया और कहा कि एक नॉर्मल पोशन इतनी वीक कंडीशन में किसी को नहीं बचा सकता। इस पर लड़का बिल्कुल काम रहा और उसने उसके हाथ में एक ग्लोइंग पर्पल लिक्विड दे दिया। उसने कैजुअली कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी पोशन नहीं है और डेफिनेटली काम करेगा। जैसे ही रेड हेड ने उस पोशन का कलर देखा, उसकी आंखें शॉक से वाइडन हो गई। अंदर ही अंदर एमसी को समझ आ गया कि ये आइटम काफी रेयर होगा और उसे याद आया कि उसने अपनी इन्वेंट्री में कभी भी यूजलेस चीजें स्टोर नहीं की थी। गेम के हिसाब से ये पोशन एक यूनिवर्सल एलिक्सर था जो हेल्थ से लेकर पॉइजन तक सब कुछ क्योर कर सकता था, और इसे बनाना भी काफी डिफिकल्ट होता था। पोशन हाथ में लेते ही दोनों लड़कियां कंप्लीटली शॉक्ड रह गईं। एमसी को याद आया कि उसके पास ऐसे 100 से ज्यादा पोशंस हैं और वो सोचने लगा कि अगर वो चाहे तो इन्हें बेचकर काफी अमीर बन सकता है। रेड हेड ने डिसबिलीफ के साथ उससे पूछा कि आखिर वो है कौन जो इतनी वैल्यूएबल चीज कैजुअली कैरी कर रहा है। इस पर लड़के ने बस एक स्मर्क के साथ साई किया और सीधा जवाब दिया कि उन्हें ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, सबके लिए यही बेटर होगा। उसके बाद उसने दोनों को भी पोशन पीने के लिए कहा। पीछे मुड़ते हुए उसने हल्का सा जोक किया कि वो अब और 3 लोगों को उठाकर घूमना नहीं चाहता। फिर भी प्लैटिनम ब्लॉन्ड लड़की थोड़ी डाउटफुल थी और सोच रही थी कि क्या ये लेजेंडरी यूनिवर्सल एलिक्सर सच में एग्जिस्ट करता है। इस डाउट को क्लियर करते हुए एमसी ने उसे एक और वायल दे दिया और कंफर्म किया कि ये उसके लिए भी है। जैसे ही उसने पोशन पिया, वो तुरंत अमेज हो गई और उसे उसका इफेक्ट बिलीव ही नहीं हो रहा था। बेड के पास जाकर लड़के ने छोटी ब्लॉन्ड रेमी की रेजिलियंस की तारीफ की और उसे भी पोशन दिया। धीरे से वो मैजिकल लिक्विड उसके गले से नीचे गया। सिर्फ एक पल में उसका पूरा बॉडी ब्राइट ग्लो करने लगा, जो क्लियरली दिखाता था कि क्योर सक्सेसफुल हो गया है। ये देखकर एमसी ने रिलीफ की सांस ली और मैजिक के प्रैक्टिकल इफेक्ट से इंप्रेस भी हुआ। कुछ देर बाद रेमी ने आंखें खोली और बहुत वीक आवाज में उसका शुक्रिया अदा किया। लड़के ने सॉफ्टली उससे कहा कि वो अभी रेस्ट करे, क्योंकि पोशन फिजिकल प्रॉब्लम्स क्योर करता है लेकिन मेंटल फटीग नहीं। धीरे धीरे रूम में फैला हुआ मैजिकल ग्लो फेड होने लगा। जब एमसी एम्प्टी बॉटल्स कलेक्ट कर रहा था, उसने बाकी दोनों लड़कियों की तरफ देखा। उसकी सरप्राइज के लिए रेड हेड और प्लैटिनम ब्लॉन्ड दोनों ऑलरेडी खड़ी थीं, कंप्लीटली हील्ड। ये देखकर लड़का अंदर ही अंदर कैलकुलेट करने लगा कि जब वो उन्हें सेफली घर पहुंचाएगा तो वो कितना बड़ा रिवॉर्ड डिमांड करेगा। लेकिन उसकी सोच तब इंटरप्ट हो गई जब दोनों लड़कियां खुशी के मारे रो पड़ी, क्योंकि वो दोबारा देख और चल पा रही थीं। थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए लड़के ने कमेंट किया कि शायद वो काफी टाइम से सफरिंग में थी। रिस्पेक्ट दिखाते हुए उसने डिसाइड किया कि उन्हें थोड़ा स्पेस दिया जाए ताकि वो इस मिरेकल को प्रोसेस कर सकें। अगला दिन आने पर एटमॉस्फेयर काफी काम था और बातचीत स्मूथली फ्लो होने लगी। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान एमसी को पता चला कि उन्हें एल्डिया सिटी से किडनैप किया गया था। ये सुनते ही उसने तुरंत नोट किया कि सिचुएशन उसके सोच से ज्यादा सीरियस है। जब उसने डिस्टेंस चेक किया तो उसे पता चला कि ये जगह उनकी सिटी से 2 शहरों से भी ज्यादा दूर है। सर खुजलाते हुए उसने कैजुअली बोल दिया कि वापस का सफर काफी लंबा होने वाला है। इस बात पर रेड हेड लड़की थोड़ी इरिटेट हो गई और उसने टॉन्ट करते हुए कहा कि इस बारे में अपने दोस्तों से कंप्लेन करे, क्योंकि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है।
थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होके एमसी ने पूछा कि क्या किसी को टेलीपोर्टेशन मैजिक आता है, लेकिन रेडहेड ने सीधा जवाब दिया कि अगर आता होता तो वो लोग कब के यहाँ से निकल चुके होते। ये सुनकर लड़का थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया और हल्की सी ऑकवर्ड लाफ के साथ उसकी बात से अग्री कर लिया। अपने स्टैट्स चेक करते हुए उसने अंदर ही अंदर रिग्रेट किया कि वो अब एक लो रैंक हंटर के बॉडी में है जिसमें कोई खास पावर नहीं है, अपने पुराने ओवरपावर्ड गेम कैरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट। तब प्लैटिनम ब्लॉन्ड लड़की ने कमेंट किया कि हिस्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान था जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता था। अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपाते हुए एमसी ने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। ग्रुप की तरफ मुड़कर उसने पूछा कि सब लोग आज कैसे फील कर रहे हैं। प्लैटिनम ब्लॉन्ड ने एक जेंटल स्माइल के साथ उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो अभी दोबारा देखने की आदत डाल रही है। रेडहेड थोड़ी शर्माते हुए बोली कि उसकी लेग अब बिल्कुल ठीक है और उसने सिंसियरली थैंक्स कहा। फिर उसने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि उसे रेडहेड कहना बंद करे और अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो एक नोबल है जिसका नाम कैरन है। उसके बाद प्लैटिनम ब्लॉन्ड ने भी अपना नाम नैना बताया। थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि छोटी ब्लॉन्ड लड़की का नाम रेमी है। ये सब सुनकर एमसी के माथे पर पसीना आ गया क्योंकि उसे ये सारे फैंटेसी नेम्स याद रखना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। फिर भी फोकस बनाए रखते हुए उसने डिक्लेयर किया कि अब सबसे बड़ा चैलेंज उन तीनों को सेफली उनकी सिटी तक वापस ले जाना है। कॉन्फिडेंट टोन में कैरन ने पूछा कि क्या वो उन्हें विलन से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन एमसी ने उसकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी और क्लियरली कहा कि वो किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। ये सुनकर कैरन शॉक हो गई और गुस्से में पूछने लगी कि वो इतना कोल्ड जवाब क्यों दे रहा है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लड़के ने समझाया कि रियल फाइट में कभी भी विक्ट्री गारंटीड नहीं होती। अंदर ही अंदर वो जानता था कि अब कोई गेम नहीं रहा, इसलिए वो अननेसेसरी फाइट से बचना चाहता था, इवन अगर उसे वर्ल्ड का नॉलेज हो। उसने और एक्सप्लेन किया कि उन्हें एनिमीज की एग्जैक्ट नंबर या स्ट्रेंथ का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए सेफेस्ट प्लान ये है कि जितना हो सके ट्रबल अवॉइड किया जाए। उसने कामली ऐड किया कि यहाँ सबके पास सिर्फ एक ही लाइफ है और अगर वो खत्म हो गई तो सब खत्म। डिटर्मिन्ड होते हुए उसने प्रॉमिस किया कि वो पूरी कोशिश करेगा कि बिना लड़े ही वो लोग सेफली एस्केप कर सकें। कैरन, जो हमेशा ब्लंट थी, ने सीधा पूछ लिया कि क्या उसके पास कोई सॉलिड प्लान है। इस पर लड़का थोड़ा नर्वस होकर हंसा और एडमिट किया कि इतना प्रेशर में आंसर देना ईजी नहीं है। कैरन की जजिंग नज़र के नीचे वो थोड़ा पैनिक होने लगा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने अपनी बात कंटिन्यू की। उसने गेस किया कि किडनैपर्स शायद वर्स सिटी के आसपास नजर रखे होंगे। मैप पर फिंगर रखते हुए उसने एक्सप्लेन किया कि बैंडिट्स लॉजिकली ये सोचेंगे कि वो नियरेस्ट सिटी की तरफ भागा होगा, इसलिए उसने प्लान बताया कि वो लोग साउथ डायरेक्शन में फॉरेस्ट के थ्रू एक कैंप तक जाएंगे जहां से वो पेड कैरेज लेकर सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। ये सुनकर कैरन थोड़ी वरीड हो गई और उसने पॉइंट आउट किया कि उनके पास पैसे ही नहीं है ट्रिप के लिए। तब एमसी ने अपना बैग थपथपाते हुए कॉन्फिडेंटली बताया कि उसने बैंडिट्स के पैसे चुरा लिए हैं और इतना ही नहीं, वो लोग नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। ये सब सुनकर ग्रुप उसकी प्लानिंग और एफर्ट से काफी इमोशनल हो गया। नैना ने उसकी एक्शंस देखकर सीधा सवाल उठाया कि वो इतनी मदद क्यों कर रहा है। उसने क्लियरली पॉइंट आउट किया कि उसने लेजेंडरी एलिक्सर्स यूज किए और ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए जो कोई नॉर्मल एजेंट कभी शेयर नहीं करता। इतनी लॉजिकल बात सुनकर एमसी एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गया और स्टैमर करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कैसे बताए। कंप्लीटली कॉर्नर्ड फील करते हुए उसने बिना शर्म के एक नई कहानी बना दी। उसने क्लेम किया कि वो एक्चुअली एक इंटेलिजेंस एजेंट है और जो कुछ भी कर रहा है वो सब ऊपर से मिले ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। तभी उसी मूवमेंट पर छोटी ब्लॉन्ड रेमी बेड पर हिलने लगी। उसकी मूवमेंट नोटिस करते ही एमसी ने पूछा कि क्या वो फाइनली होश में आ गई है। नींद भरी आवाज में रेमी ने हाँ कहा, लेकिन साथ ही ये भी मेंशन किया कि शायद वो काफी देर तक सोती रही। सिचुएशन को हल्का करने के लिए एमसी ने स्ट्रेच किया और सजेस्ट किया कि शाम के टाइम सब लोग नदी के पास जाकर फ्रेश हो लें। इस पर प्लैटिनम ब्लॉन्ड नैना ने बताया कि वो प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करके सबको क्लीन कर सकती है। प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए एमसी ने कहा कि वो लोग रेमी पर मैजिक यूज करें जबकि वो खुद नदी में जाकर नहाएगा। ये सुनकर रेडहेड कैरन को थोड़ा डाउट हुआ और उसने कमेंट किया कि ये अजीब है कि एक सीक्रेट एजेंट को इतनी बेसिक स्पेल नहीं आती। अपनी कवर स्टोरी मेंटेन करते हुए एमसी ने कामली जवाब दिया कि बार बार मैजिक यूज करना अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट करता है। कुछ ही देर बाद लड़कियों ने रूम के अंदर मैजिक से खुद को क्लीन कर लिया, जबकि एमसी बाहर नदी में आराम से नहाने लगा। जब सब फ्रेश हो गए तो ग्रुप आग के पास बैठकर खाना खाने लगा। जर्नी के लिए रेडी होते हुए एमसी ने हेड टू टो एक डार्क आर्मर पहना जो उसे एक प्रॉपर नाइट जैसा बना रहा था। फिर उसने ग्रुप को लीड करते हुए सिग्नल दिया कि अब फाइनली सफर शुरू करना चाहिए।
लगभग एक हफ्ते बाद अल्डिया सिटी के गार्ड्स को एक अर्जेंट अलर्ट मिला। मेन गेट पर एटमॉस्फेयर टेंस और बिजी था, लेकिन जैसे ही ग्रुप सेफली वहां पहुंचा, सबके चेहरे पर रिलीफ आ गया। गार्ड्स ने तुरंत तीनों नोबल लड़कियों को पहचान लिया और उन्हें जिंदा देखकर सुकून की सांस ली। सीधी बात करते हुए कैरन ने बताया कि उनकी जान बचाने का पूरा क्रेडिट उस आर्मर्ड नाइट को जाता है। ये सुनकर सोल्जर ने रिस्पेक्ट के साथ झुककर एमसी का शुक्रिया अदा किया और उसके हीरोइक रेस्क्यू की तारीफ की। फिर उसने लड़कियों से रिक्वेस्ट की कि वो अंदर वेट करें जब तक उनका एस्कॉर्ट नहीं आ जाता। क्यूरियस होकर नैना ने एमसी से पूछा कि अब वो आगे क्या करेगा। अपने आर्मर के अंदर बिल्कुल काम रहते हुए उसने जवाब दिया कि वो कुछ टाइम के लिए सिटी में ही रुकने का प्लान कर रहा है। कैरन ने अपनी यूजुअल ब्लंट टोन में पूछा कि क्या उसके पास कोई स्पेसिफिक प्लान है। तभी गार्ड ने बीच में बोलते हुए सजेस्ट किया कि शायद वॉलियर को अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट देनी होगी। एमसी ने बिना डिले किए उस बात से अग्री कर लिया ताकि उसकी झूठी आइडेंटिटी सेफ रहे और कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम ना हो। गार्ड ने इंसिस्ट किया कि हीरो को अपना रिवॉर्ड लेना चाहिए, लेकिन एमसी ने टाइम की कमी का रीजन देकर मना कर दिया। सच तो ये था कि हेलमेट के पीछे वो काफी एग्जॉस्टेड फील कर रहा था और बस एक आरामदायक बेड पर सो जाना चाहता था। जाने से पहले उसने लड़कियों को वार्न किया कि वो ऑर्डर्स फॉलो करे और घर पहुंचने तक अपनी गार्ड डाउन न करें। कैरन ने स्माइल के साथ उसकी बात एक्सेप्ट की और एक बार फिर उसका दिल से शुक्रिया किया। एक प्यारे जेस्चर में एमसी ने रेमी के सर पर हाथ फेरा और उससे गुड बाय कहा। रेमी थोड़ी ब्लश कर गई और चुपचाप सर हिलाकर रिस्पॉन्ड किया। लड़कियों को गार्ड्स के हवाले करके एमसी वहां से मुड़ गया और बिना पीछे देखे चल पड़ा। पीछे से सोल्जर ने उसे रोकने की कोशिश की ताकि वो प्रॉपरली थैंक्स दे सके, लेकिन तब तक एमसी तेजी से वहां से दूर निकल चुका था। एमसी ने बिना पीछे देखे कामली कह दिया कि वो बस सिटी के अंदर जाकर क्वाइटली डिसअपियर हो जाएगा। गार्ड कैप्टन ने रिस्पेक्टफुली उस मिस्टीरियस वॉरियर को वेलकम किया, जबकि बाकी सोल्जर्स उसे भीड़ में गायब होते हुए बस शॉक में देखते रह गए। कुछ पल के साइलेंस के बाद कैप्टन ने धीरे से मटक किया कि वो आदमी बिल्कुल अनबिलीवेबल है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने डिक्लेयर किया कि वो आर्मर्ड नाइट कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर जैसा पावरफुल है। अपनी बात जस्टिफाई करते हुए उसने बताया कि उसने अपनी अप्रेजल स्किल यूज की थी और उस वॉरियर के पास एक हाई रैंक आइटम डिटेक्ट किया था। सिचुएशन और भी सीरियस तब लगने लगी जब कैप्टन ने ऐड किया कि जिस डंजन से ये आइटम आता है उसे सिर्फ 2 एलीट क्लैन्स ही क्लियर कर पाए हैं। उसने याद करते हुए ये भी मेंशन किया कि शायद वही आदमी था जिसने रेड फ्रीड माफिया को अकेला ही डिफीट किया था। इतना ही नहीं, उसने 3 हॉस्टेजेस को बिना एक स्क्रैच के रेस्क्यू किया और हर स्टेप पर एक्सट्रीम कॉशन दिखाया। इतनी सारी बातों को जोड़कर कैप्टन बिल्कुल श्योर हो गया कि वो किसी लेजेंडरी वेटरन से मिला है। तभी एक जूनियर गार्ड ने थोड़ा गुस्से में कंप्लेन किया कि कैप्टन ने उस आदमी का आईडी तक चेक नहीं किया। इस पर कैप्टन तुरंत गुस्से में आया और उस रुकी को डांटते हुए बोला कि क्या वो एक हीरो को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना चाहता है। फर्म टोन में उसने वार्न किया कि जिस आदमी ने रीजन की 3 सबसे इंपॉर्टेंट लड़कियों की जान बचाई है, उससे ऑफेंड करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी एक और सोल्जर को याद आया कि उस वॉरियर ने यूनिवर्सल एलिक्सर्स को बिल्कुल पानी की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये सुनते ही कैप्टन की आंखें शॉक से वाइड हो गईं। प्रूफ के तौर पर गार्ड ने रिपोर्ट किया कि नोबल लड़कियों की इलनेस और फ्रैक्चर्स इंस्टेंटली ठीक हो गई थी। कैप्टन इंप्रेस होकर बोला कि इतने रेयर आइटम्स को इतनी कैजुअली देना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। अब गार्ड्स क्लियरली नर्वस हो गए और उन्होंने एडमिट किया कि वो स्ट्रेंजर काफी डेंजरस लेवल का है। सिचुएशन को सीरियस देखते हुए कैप्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि इस इंसिडेंट की रिपोर्ट हाई कमांड और गिल्ड दोनों को भेजी जाए। उसके सबऑर्डिनेट्स बिना टाइम वेस्ट किए न्यूज स्प्रेड करने के लिए दौड़ पड़े। वो जानते थे कि कैरन एक प्रेस्टीजियस ड्यूकल फैमिली से बीटी है। नैना होली चर्च की डायरेक्ट ब्लड लाइन से बिलोंग करती है और छोटी रेमी पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े मर्चेंट लीडर की एयर है। ये सब फैक्ट्स जोड़ने के बाद कैप्टन ने कंक्लूड किया कि मास्क्ड वॉरियर ने इतने पावरफुल लोगों के बीच बिना किसी डर के एक्ट किया। ऊपर से डिवाइन लेवल के आइटम्स कैरी करना और रिवॉर्ड लेने से मना कर देना, ये सब देखकर कैप्टन के माइंड में सिर्फ एक ही कंक्लूजन आया, एमसी शायद एम्पायर की सीक्रेट फोर्स का मेंबर है। दूसरी तरफ इन सब हंगामे से दूर एमसी पीसफुली सिटी के अंदर चल रहा था। वो हर डिटेल ऑब्जर्व कर रहा था और नोटिस कर रहा था कि ये स्ट्रीट्स बिल्कुल उस गेम जैसे ही हैं जो वो पहले खेलता था। दूर से उसने हंटर्स गिल्ड की बड़ी और इम्पोजिंग बिल्डिंग भी देख ली। वो सब एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन उसका बॉडी एक्सट्रीम एग्जॉशन में था। ऊपर से स्ट्रीट के लोग उसे कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे थे, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। एक छोटा लड़का उसे घूर रहा था, तो एमसी कंफ्यूज हो गया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है।
इनिशियली उसने सोचा कि सिटी में आर्मर्ड लोग कॉमन होंगे, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ कि उसका खुद का रेयर गियर ग्लो कर रहा है और अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। थकान से हारकर उसने डिसाइड किया कि अब उसे जल्दी से रेस्ट लेने की जरूरत है। लेकिन रास्ते में अचानक एक छोटी लड़की उसकी लेग पकड़ लेती है और एक्साइटेड होके बोलती है कि वो कितना कूल लग रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देखकर आर्मर्ड नाइट बीच सड़क पर ही फ्रीज हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या करे। सीन शिफ्ट होता है एक लग्जूरियस मैंशन में, जहां रिलीफ की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही होती है। रेड हेड कैरन के फादर उसे गले लगाकर रो पड़ते हैं, क्लियरली इमोशनल होके अपनी बेटी को वापस पाकर। कैरन थोड़ी इरिटेट होकर उन्हें काम होने को कहती है और बोलती है कि वो इतना ड्रामा ना करें। तभी उसके फादर नोटिस करते हैं कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक से चल रही है। सरप्राइज होते हुए वो अपने रिएक्शन के लिए अपोलोजाइज करते हैं। स्माइल के साथ कैरन एक्सप्लेन करती है कि उसकी लेग एक यूनिवर्सल एलिक्सिर की वजह से हील हो गई है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो हल्का सा ट्वर्ल भी करती है। एक्साइटेड टोन में वो बताती है कि एक मिस्टीरियस वॉरियर ने ये लेजेंडरी पोशन बिल्कुल कैजुअली यूज किया, जैसे वो कोई नॉर्मल चीज हो। उसने ये भी मेंशन किया कि उस वॉरियर ने बिना हेजिटेशन के पोशन दे दिया और बदले में कोई रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया। इंट्रीग्ड होके कैरन के फादर ऑफिशियल रिपोर्ट चेक करते हैं ताकि सब फैक्ट्स कंफर्म हो सके। रिपोर्ट देखते हुए कैरन एक नई बात नोटिस करती है और पूछती है कि क्या वो हीरो किसी के ऑर्डर्स पर काम कर रहा था या अपने आप। कामली उसके फादर बताते हैं कि उन्होंने किसी को नहीं भेजा था और अगर उनके पास ऐसा एलिक्सिर होता तो वो पहले ही यूज कर चुके होते। ये सुनकर कैरन सोच में पड़ जाती है और कंक्लूड करती है कि एस्केप के टाइम उस वॉरियर ने ग्रुप को काम करने के लिए झूठ बोला होगा। दूसरी तरफ उसके फादर सिचुएशन एनालाइज करते हुए ये डिड्यूस करते हैं कि वो आदमी इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से हो सकता है, क्योंकि उसे रेड फ्रीड माफिया के बारे में डिटेल्ड नॉलेज थी। उनके हिसाब से वॉरियर के पास क्राइम सिंडिकेट की इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उसका मेन मिशन सिर्फ लड़कियों को रेस्क्यू करना था। शायद उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स भी ब्रेक किए होंगे। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ग्रेटफुल होते हुए कैरन के फादर डिसाइड करते हैं कि वो एक ऑफिशियल लेटर ऑफ थैंक्स भेजेंगे ताकि उस सेवियर को प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन कैरन थोड़ी कंसर्न्ड हो जाती है और कहती है कि ऐसा करने से अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट हो सकता है, जो उस एजेंट के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। फिर वो पूछती है कि क्या उसके फादर को पता है कि वो कौन सी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। सीरियस टोन में उसके फादर रिवील करते हैं कि उन्हें 2 दिन पहले एक मैसेज मिला था जिसमें बताया गया था कि रेड फ्रीड माफिया ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। मैप के रूट को देखते हुए वो समझ जाते हैं कि वॉरियर ने वैफर एरिया को इंटेंशनली अवॉइड किया था ताकि बैंडिट से बच सके। कैरन तुरंत पॉइंट आउट करती है कि ये उस वॉरियर की हाई लेवल टैक्टिकल इंटेलिजेंस को शो करता है। सारे फैक्ट्स को जोड़ने के बाद उसके फादर कॉन्फिडेंटली कंक्लूड करते हैं कि ये सब उनके सस्पिशन से परफेक्टली मैच करता है। फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ वो फाइनली रिवील करते हैं कि रेड फ्रीड माफिया को कैप्चर करने वाले लोग वेरदार डायरेक्ट कंट्रोल स्क्वाड्रन के मेंबर्स हैं। ये नाम सुनते ही कैरन शॉक हो जाती है, क्योंकि ये एम्पायर की सबसे फियर्ड फोर्स मानी जाती है। एक्सप्लेन करते हुए उसके फादर बताते हैं कि वेरदार स्क्वाड डायरेक्टली एम्पायर के ऑर्डर्स पर काम करता है और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना उनका मेन गोल होता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। रूमर्स के मुताबिक इस स्क्वाड में दुनिया के बेस्ट हंटर्स होते हैं, मतलब ये एलीट ऑफ द एलीट मिलिट्री फोर्स है। इन सब बातों को देखते हुए फादर कंक्लूड करते हैं कि वो मिस्टीरियस वॉरियर हाई रैंक पोजीशन होल्ड करता होगा और उसे सोलो मिशंस के लिए फुल अथॉरिटी दी गई होगी। सेफ्टी के लिए वो कैरन को स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं कि वो ये सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करे ताकि सेवियर की आइडेंटिटी सेफ रहे। अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए ड्यूक ये वाव लेता है कि वो किसी भी कॉस्ट पर उस फेवर को रिटर्न करेगा। क्योंकि वॉरियर सिटी में ही कहीं गायब हो चुका है, वो अपनी बेटी को तुरंत उससे ढूंढने के लिए लोगों को इन्फॉर्म करने का ऑर्डर देने के लिए कहता है। ड्यूक ने तुरंत मेड लिफिया को ऑर्डर दिया कि वो उस मिस्टीरियस वॉरियर की सर्च शुरू करे। रेडहेड कैरन ने बिना डीले के हाँ कहा और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। ऑफिस में अकेला रहकर नोबलमैन अपनी आर्म चेयर पर बैठ गया और सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। अंदर ही अंदर उसने कंक्लूड किया कि वो नाइट वरदार जैसे पावरफुल फोर्स का स्ट्रॉन्ग पिलर होगा, इसलिए उससे कोई पनिशमेंट फेस नहीं करना पड़ेगा। पावर गेम की रूल्स समझते हुए ड्यूक को यह भी पता था कि बाकी 2 इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज भी उस मास्क्ड मैन को ढूंढने में लग चुकी होंगी। अगला दिन सीन शिफ्ट होता है एक इन में, जहां एटमॉस्फेयर बिल्कुल काम था। एमसी आराम से स्टेक खा रहा होता है
और इनकीपर उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया। कैजुअल कॉन्वर्जेशन के दौरान इनकीपर मेंशन करता है कि कल जो ब्लैक आर्मर वाला नाइट आया था वो काफ़ी पोलाइट और शांत नेचर का लग रहा था। एमसी क्वाइटली उसकी बात सुनता रहता है, बिना ये रियलाइज़ किए कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। बातचीत का फ़ायदा उठाते हुए इनकीपर पूछता है कि क्या लड़का दूर से आया है, और एमसी सिंपली नॉड कर देता है। तभी अचानक एक सोल्जर जोर से टैवर्न का दरवाज़ा खोलता है, जिससे सबका अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। जल्दी जल्दी में वो पूछता है कि क्या किसी ने ब्लैक आर्मर वाले नाइट को देखा है। उस मूवमेंट पर एमसी और इनकीपर एक दूसरे की तरफ शॉक में देखते हैं। अंदर ही अंदर पैनिक होते हुए एमसी साइलेंटली प्रे करता है कि ओनर सच छुपा ले। स्मार्टली इनकीपर सोल्जर के सामने झूठ बोल देता है और कहता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा, शायद ड्यूक ओवर रिएक्ट कर रहा है। गार्ड थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और दोबारा पूछता है। इनकीपर थोड़ा नर्वस होते हुए भी काम रहने की एक्टिंग करता है और एमसी उसकी एक्टिंग स्किल्स के लिए मन ही मन थैंकफुल फील करता है। आखिर में सोल्जर फ्रस्ट्रेशन के साथ उसकी बात मान लेता है और थैंक्स कहकर चला जाता है। डोर बंद होते ही इनमें फिर से साइलेंस आ जाता है। एमसी सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक और पर्सन अंदर आता है। इस बार एक नन जो होली चर्च से होती है। वो भी ब्लैक आर्मर के बारे में पूछती है। इनकीपर तुरंत रिएक्ट करता है, एमसी को काउंटर के पीछे छुपने का सिग्नल देता है और खुद सेम एक्सक्यूज रिपीट करता है। नन उसकी बात मानकर पोलाइटली थैंक यू कहकर चली जाती है। लेकिन सिचुएशन यही खत्म नहीं होती। कुछ ही पल बाद मर्चेंट काउंसिल का एक सोल्जर भी अंदर आ जाता है। एमसी ऑलमोस्ट रो पड़ता है और डर के मारे काउंटर के पीछे कर्ल हो जाता है ताकि कोई उसे देख ना ले। इनकीपर फिर से अपना सेम एक्सक्यूज यूज करता है और इस बार भी लड़के को बचा लेता है। गार्ड थक कर फाइनली वहां से चला जाता है, अपनी फेलियर पर रिग्रेट करते हुए। जब सब लोग चले जाते हैं, इनकीपर धीरे से एमसी को बाहर आने के लिए बुलाता है। लड़का डर के साथ बाहर निकलता है, अभी भी शॉक में होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इनकीपर अपना सर पकड़कर पूछता है कि उसने ऐसा क्या क्राइम कर दिया है जो सिटी की 3 सबसे बड़ी पावर्स उसके पीछे पड़ गई हैं। कन्फ्यूज्ड एमसी बार बार कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, शायद उसने बिना समझे कोई बड़ी गलती कर दी है। सिचुएशन से परेशान होकर इनकीपर उससे बोलता है कि वो जल्दी से कुछ सल्यूशन निकाले, वरना उसका टैवर्न बंद हो सकता है। इस मैस में फंसकर एमसी बस ये सोचता रहता है कि कैसे वो सबकी नज़रों से गायब हो सकता है। दूसरी तरफ कैरन के घर में उसकी बड़ी बहन उसकी लेग चेक कर रही होती है ताकि कंफर्म हो सके कि सब ठीक है। काम टोन में कैरन बताती है कि अब उसकी लेग में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। कैरन ने कामली बताया कि अब उसकी लेग में बिल्कुल भी दर्द नहीं है और वो पूरी तरह हील हो चुकी है। बेड पर बैठकर उसने अपनी बड़ी बहन का शुक्रिया अदा किया और कन्फेस किया कि उसे उनकी पुरानी रूटीन मिस होगी। बहन ने स्माइल के साथ उसकी रिकवरी सेलिब्रेट की, लेकिन उसने भी एडमिट किया कि उनकी पुरानी आदतों के बिना थोड़ा खालीपन फील हो रहा है। टॉपिक चेंज करते हुए कैरन फिर से मास्क्ड वॉरियर के बारे में सोचने लगती है। कंसर्न टोन में वो कहती है कि इतना नोटिसेबल आदमी अब तक पूरी सिटी में कैसे नहीं मिला। उसके हिसाब से हीरो जानबूझकर सर्च से बच रहा है। उसकी बहन भी उसकी बात से अग्री करती है और बताती है कि उनके फादर भी यही सोच रहे हैं। थोड़ी धीमी आवाज में कैरन अपनी टेंशन शेयर करती है कि कहीं सेवियर को लेजेंडरी एलिक्सर यूज करने के लिए पनिशमेंट ना मिल जाए। उसे याद आता है कि नाइट ने उस पोशन को अपना पर्सनल स्टॉक बताने की कोशिश की थी, जैसे वो अपनी असली आइडेंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन छुपाना चाहता हो। डीप साई लेते हुए कैरन एक्सप्रेस करती है कि वो होप करती है कि उसे कोई सिवियर पेनल्टी ना मिले। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए उसकी बहन टीज करती है और कहती है कि कैरन इतनी वरिड और क्यूट बहुत कम लगती है। कैरन थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर आर्ग्यू करती है कि हीरो ने सबको अकेला रेस्क्यू किया है, इसलिए वो इतनी कंसर्न शो कर रही है। शर्म से लाल होकर वो अपने आर्म्स क्रॉस कर लेती है और अपनी बहन की टीजिंग से कंप्लेन करती है। कैरन के पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो ने अपनी जान रिस्क में डालकर उन सबको बचाया, चाहे उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेंजर क्यों ना फेस करना पड़े। वो ये भी मेंशन करती है कि नैना और रेमी के फैमिलीज भी उस सेवियर के बारे में सेम कंसर्न शेयर कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करती है कि सबसे ज़्यादा उसी को फर्क पड़ता है। इस पर उसकी बहन हंस पड़ती है और मजाक में बोलती है कि ये तो क्लियरली प्यार लग रहा है। दूसरी तरफ इनमें ओनर केम्सी को रियश्योर करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सिटी में रूमर्स तेजी से फैल रहे होते हैं और ब्लैक नाइट की सर्च और भी इंटेंस होती जा रही है। ओल्ड मैन क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि इतनी सारी क्लूज के बाद सिर्फ एमसी ही वो मास्क्ड वॉरियर हो सकता है। कॉर्नर्ड फील करते हुए एमसी सोचने लगता है कि अगर ये रूमर सच प्रूव हो गए तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो बताते हुए इनकीपर कहता है कि तीनों पावरफुल फैमिलीज उसे हमेशा के लिए सिटी से बैन कर सकती हैं।
थोड़ा इमोशनल होते हुए ओल्डमैन एडमिट करता है कि लड़के को छुपाना उसके कॉन्शियंस पर बर्डन बन रहा है, लेकिन वो ये भी एडवाइस देता है कि अभी इन चेंज करना सेफ नहीं होगा। सिचुएशन और ख़राब तब लगती है जब वो बताता है कि सिटी काउंसिल ने हीरो को पकड़ने के लिए 3 मिलियन का रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया है। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और पूछता है कि फिर इनकीपर ने उसे अब तक बिट्रे क्यों नहीं किया। इस पर ओल्ड मैन हंस पड़ता है और एक्सप्लेन करता है कि तीनों फैमिलीज सीक्रेटली काम कर रही हैं ताकि ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट ना हो। फाइनली इनकीपर सजेस्ट करता है कि एमसी अपना आर्मर पहनकर चुपचाप बाहर निकले और फेस्टिवल का मजा ले। मेंटली एग्जॉस्टेड एमसी हार मानकर उसकी बात मान लेता है और सिर झुकाकर काउंटर से बाहर निकल जाता है। ओल्ड मैन उसे गुड लक विश करता है और कहता है कि जब तक पॉसिबल हो सिटी एंजॉय कर ले। ये आइडिया सुनकर एमसी डिसाइड करता है कि कल सुबह तक जो भी टाइम है उसे एंजॉय करेगा। सिटी की स्ट्रीट्स पर चलते हुए वो सनसेट देखते हुए सिचुएशन में कोई पॉजिटिव साइड ढूंढने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसकी नज़र सिटी के एक खास जगह पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रुक जाता है। चलते चलते एमसी की नज़र एक जायंट क्लॉक टावर पर पड़ती है। उसे याद आता है कि पास्ट में वो हमेशा इस टावर पर चढ़कर सेम टाइम पर व्यू एंजॉय करता था। एंट्री फी थोड़ी महंगी होने के बाद भी वो बिना सोचे टिकट बूथ की तरफ बढ़ जाता है। अपनी पुरानी यादों को रिलिव करने के लिए वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है, रास्ते भर सीनरी एडमायर करता हुआ। जब वो टॉप पर पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है। जहां उसे एक्सपेक्ट था कि जगह खाली होगी, वहां पहले से ही एक और इंसान मौजूद होता है। ब्लैक आउटफिट और मिस्टीरियस मास्क पहनी एक एलिगेंट औरत चुपचाप खड़ी होती है, सीनरी को देखते हुए। जैसे ही उसे एमसी की प्रेजेंस का एहसास होता है, वो धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखती है। उसकी ब्यूटी देखकर एमसी एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। थोड़ा स्टटर करते हुए वो बस एक सिंपल सा हेलो बोल पाता है। पोलाइट टोन में वो औरत उसका जवाब देती है और उसे टावर के टॉप पर वेलकम करती है। उस मोमेंट पर एमसी को गेम का एक र्यूमर याद आता है, क्लॉक टावर पर एक सीक्रेट एनकाउंटर का। थोड़ा कॉशियस होते हुए वो डिस्टेंस मेंटेन करता है, सोचते हुए कि शायद ये वही इवेंट हो। फ्रेंडली अंदाज में वो औरत व्यू की तारीफ करती है और कहती है कि ये जगह माइंड क्लियर करने के लिए परफेक्ट है। एमसी उससे एग्री करता है और मानता है कि सीनरी सच में ब्रेथ टेकिंग है। क्यूरियस होकर वो औरत पूछती है कि लड़का यहाँ किस वजह से आया है। थोड़ा डाउन फील करते हुए एमसी कन्फेस करता है कि वो अपने प्रॉब्लम से थोड़ा ब्रेक लेने आया है। तब वो औरत कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट करते हुए पूछती है कि क्या वो ब्लैक आर्मर वाले आदमी को जानता है। ये सुनते ही एमसी अंदर से घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है। फिर भी वो नर्वस स्माइल के साथ सिचुएशन हैंडल करता है और कैजुअली बोलता है कि वो मास्क मैन तो पूरी सिटी में डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। सिंसियरली वो औरत बताती है कि वो भी उस हीरो को ढूंढ रही है और उससे पर्सनली मिलना चाहती है। थोड़ा कॉशियस होकर एमसी पूछता है कि क्या उस नाइट ने कोई गलती की है। इस पर वो औरत हल्का सा हंसकर क्लियर करती है कि उस पर कोई भी गलत इल्जाम नहीं है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि अथॉरिटीज एक्चुअली उसे थैंक करना चाहती है, लेकिन डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं। ये सुनकर एमसी को काफ़ी रिलीफ मिलता है और उसका टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कम से कम अब उसे ये तो पता चल जाता है कि उसे पनिशमेंट के लिए नहीं ढूंढा जा रहा। तभी नीचे टावर के पास एक लग्जूरियस कैरेज आकर रुकती है। उसे देखकर वो मिस्टीरियस औरत समझ जाती है कि उसकी राइड आ चुकी है। एमसी क्यूरियोसिटी से पूछता है कि क्या वो अभी जा रही है। चाम के साथ वो औरत कहती है कि वो जल्द ही अपनी सर्च में प्रोग्रेस करेगी और फिर उसे गुड बाय बोलकर नीचे उतर जाती है। स्टेयर्स से नीचे जाते हुए वो एक मिस्ट्री का ऑरा छोड़ जाती है। ऊपर अकेला खड़ा एमसी उसे दूर जाते हुए देखता रहता है और सोचता है कि वो औरत आखिर थी कौन। टावर के बाहर वो औरत कैरेज में बैठती है, जहां कैरन ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती है। जल्दी में कैरन इंसिस्ट करती है कि उन्हें सिटी में मास्क पहनकर सर्च करना चाहिए ताकि वो हीरो को बिना अटेंशन अट्रैक्ट किए ढूंढ सकें। कैरन की बड़ी बहन थोड़ा टीज करते हुए कंप्लेन करती है कि उसे बस इस क्रेजी प्लान में एक्स्ट्रा बना दिया गया है। सिचुएशन पर हल्का सा हंसकर वो मास्क्ड औरत अपोलोजाइज करती है कैरन के थोड़े बोल्ड बिहेवियर के लिए। आखिर में वो एडमिट करती है कि वो बस खुश है कि उसकी सिस्टर खुद उसे टावर से पिक करने आई है। कैरेज के अंदर सफर के दौरान वो मिस्टीरियस औरत क्वाइटली अपने थॉट्स में डूबी रहती है, जैसे वो भी उस अननोन हीरो के बारे में सोच रही हो। कैरेज के अंदर बैठकर मास्क्ड वुमन ने कैजुअली मेंशन किया कि उसकी मुलाकात क्लॉक टावर पर एक यंग लड़के से हुई थी। कैरन, जो ऑलरेडी रूमर्स से अवेयर थी, तुरंत अज्यूम कर लेती है कि शायद वो लड़का सिटी में चल रही सर्च को ऑब्जर्व कर रहा होगा। लेकिन स्माइल के साथ वुमन उसे रीअश्योर करती है कि पहले उसे थोड़ा डाउट हुआ था, पर बातचीत बिल्कुल नॉर्मल और प्लेजेंट थी, बिना किसी हिडन मोटिव के। उसके लिए वो मोमेंट काफी पीसफुल और स्पेशल था। कॉशियस रहने के लिए उसने उस लड़के से ब्लैक नाइट के बारे में भी पूछा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं जानता होने का इंप्रेशन दिया।
ये सुनकर कैरन डिसअपॉइंटेड हो जाती है और कहती है कि उनके फादर का मानना है कि हीरो शायद ऑलरेडी सिटी छोड़ चुका है। तभी अचानक मास्क्ड वुमन को एक इम्पॉर्टेंट डिटेल याद आती है जो उस लड़के के बारे में थी। ये सुनते ही कैरन एकदम अलर्ट हो जाती है और क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है कि वो लड़का एग्जैक्टली कैसा दिखता था। वुमन डिटेल में बताती है कि वो एक चार्मिंग लड़का था, काफी काम नेचर का, और उसके फेस के लेफ्ट साइड पर एक नोटिसेबल स्कार था। जैसे ही ये डिटेल सामने आती है, कैरन शॉक में चिल्लाती है और बताती है कि ब्लैक नाइट के फेस पर भी वही सेम स्कार था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो डेस्परेशन में कैरेज का विंडो खोल देती है और ड्राइवर को ऑर्डर देती है कि तुरंत क्लॉक टावर की तरफ वापस ले चले। उसकी बहन थोड़ी स्टार्टल्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो अपनी स्क्रीजी डिडक्शन पर श्योर है, लेकिन कैरन क्विकली डॉट्स कनेक्ट करती है और रियलाइज करती है कि बहुत हाई चांस है कि वो लड़का ही डिस्गाइज्ड हीरो था। थोड़ा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ वो कहती है कि ये स्कार एक सीक्रेट डिटेल थी जो सिर्फ उस और उसके फादर को पता थी। ये सुनकर उसकी बहन भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ जाती है। सिटी के एक और कोने में ट्रेजर हंटर्स गिल्ड का हेडक्वार्टर्स होता है। अंदर गिल्ड मास्टर काफी स्ट्रेस्ड होता है क्योंकि उसके पास ब्लैक नाइट के बारे में कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। रिपोर्ट्स पढ़ते हुए वो कंक्लूड करता है कि मास्क्ड वॉरियर मोस्ट लाइकली इंपेरियल ट्रूप वरदार से बिलोंग करता है। उसके एनालिसिस के मुताबिक हीरो ने अकेला ही 3 सबसे पावरफुल फैमिलीज की डॉटर्स को रेस्क्यू किया और साथ ही माफिया को भी खत्म कर दिया। सिचुएशन को देखते हुए वो पॉइंट आउट करता है कि इतने इंपॉर्टेंट नोबल्स का किडनैपिंग ऑलमोस्ट एम्पायर पर डायरेक्ट अटैक जैसा है, इसलिए वरदार जैसे इलीट फोर्स का इन्वॉल्व होना लॉजिकल लगता है। लेकिन उसकी टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि सिटी में कोई भी उस नाइट से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा। डेस्परेशन में वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कह देता है कि अगर पॉसिबल हो तो एक्सीडेंटली उस वॉरियर से टकरा जाएं ताकि कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके। आयरॉनिकली ये प्लान भी फेल हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हीरो ने एक छोटी लड़की की हेल्प की जो उससे टकरा गई थी, लेकिन उसके बाद बिना रुके सीधा आगे बढ़ गया। स्पाइस बस उसका शुक्रिया अदा कर पाए और उसे भीड़ में गायब होते हुए देखते रह गए। कंप्लीटली डिफीटेड फील करते हुए गिल्ड मास्टर साय करता है और बस यही चाहता है कि वो मिस्टीरियस हीरो जल्दी से कैपिटल वापस चला जाए ताकि सिटी का ये टेंशन खत्म हो सके। गिल्ड मास्टर अपने ऑफिस में बैठा हुआ बस ये सोच रहा होता है कि कैसे अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचा जाए। तभी अचानक रिसेप्शनिस्ट दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आती है। पैनिक में वो अनाउंस करती है कि मास्क्ड मैन खुद गिल्ड के अंदर आ चुका है। पहले तो मास्टर इसे मजाक समझकर उससे काम होने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट की सीरियस एक्सप्रेशन और खुला दरवाजा देखता है, उसे समझ आ जाता है कि बात सच है। तुरंत वो अपनी सीट से उठकर मेन हॉल की तरफ दौड़ पड़ता है। हॉल में ब्लैक आर्मर पहने एमसी सबका अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा होता है। उसका प्रेजेंस इतना इम्पोजिंग होता है कि सारे हंटर्स उसे देखते रह जाते हैं। तभी गिल्ड लीडर खुद आगे बढ़कर उस डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को ग्रीट करने पहुंचता है। पीछे खड़ी रिसेप्शनिस्ट उसके सडन एटीट्यूड चेंज पर हंसी रोक नहीं पाती और बाकी हंटर्स भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसकी ओवरली पोलाइट बिहेवियर पर कमेंट करते हैं। पसीना पोंछते हुए लीडर रिस्पेक्टफुली पूछता है कि इतने इंपॉर्टेंट इंसान का यहाँ आने का क्या रीजन है। एमसी अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए कैजुअली कहता है कि वो बस गिल्ड देखने आया है। ये सुनते ही मास्टर तुरंत स्माइल के साथ उसका वेलकम करता है और उसकी प्रेजेंस के लिए थैंक्स बोलता है। अंदर ही अंदर मास्टर ऑलरेडी 1000 थ्योरीज बना रहा होता है। उसके लिए गिल्ड देखना एक नॉर्मल विजिट नहीं बल्कि हिडन रिकॉनेसेंस लगता है। एमसी खुद कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है जो लीडर इतना टेंस हो गया है। सिचुएशन को स्मूथ करने के लिए लीडर हाथ खोलकर रीअश्योर करता है कि सब कुछ बिल्कुल फाइन है, लेकिन अपने दिमाग में वो ये कंक्लूड कर लेता है कि इतने पावरफुल इंसान के सामने ब्लफ करना बेकार है। उसके नज़र में एमसी एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजिक मॉन्स्टर बन चुका होता है। लीडर को याद आता है कि वो हमेशा वेरडार ज्वाइन करने का सपना देखता था, लेकिन कभी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाया। अब जब वो एक लिविंग लेजेंड के सामने खड़ा है तो उसे अपनी लिमिटेशंस और भी क्लियरली समझ आती हैं। अपनी कंपोजर मेंटेन करते हुए लीडर एमसी को इनवाइट करता है कि अगर वो चाहे तो उसके ऑफिस में आकर और भी जगह देख सकता है। एमसी तुरंत अग्री कर लेता है, सोचते हुए कि ये शायद गिल्ड का नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे ही वो दोनों स्टेयर्स चढ़ते हैं, पूरा हॉल गॉसिप से भर जाता है। टेबल्स पर बैठे हंटर्स तुरंत डिस्कशन शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इसे ओवरहाइप्ड व्यूमर समझते हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस मेंबर्स नोटिस करते हैं कि एमसी का काम डिमिनर किसी डेंजरस इंसान जैसा नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा अनसेटलिंग है। उन्हें लगता है कि वो इतना रिलैक्स इसलिए है क्योंकि उसे किसी से डर नहीं है। ये सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कंक्लूड करते हैं कि अगर फाइट हुई तो पूरा गिल्ड भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा।
कुछ लोग तो ये भी स्पेक्युलेट करते हैं कि क्या वो एस रैंक बीस्ट से भी लड़ सकता है। दूसरी तरफ एमसी अंदर ही अंदर परेशान होता जा रहा होता है। उसे लगता है कि लोग उसके बारे में और भी ज्यादा एग्जैजरेशन कर रहे हैं और हर स्टेप के साथ उसका झूठ और बड़ा होता जा रहा है। शॉर्ट विजिट के बाद गिल्ड मास्टर खुद उसे डोर तक छोड़ने आता है। एमसी इतना नर्वस होता है कि उसके कदम हिलने लगते हैं और वो डिसाइड कर लेता है कि वो दोबारा कभी इस जगह नहीं आएगा। बाहर निकलते ही वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है और सोचता है कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि गिल्ड वाले उसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही अजीब था। उस मोमेंट को याद करते हुए वो थोड़ा कांप जाता है क्योंकि उसे लोगों की इंटेंस और ऑलमोस्ट मर्डरस नजरें याद आ जाती हैं। सब लोग उस आर्मर्ड लड़के को देख के ऑलरेडी डरे हुए थे और उससे सबसे ज्यादा अजीब ये लग रहा था कि गिल्ड मास्टर उसके साथ इतना पोलाइट क्यों बिहेव कर रहा था, जबकि ओरिजिनल गेम में वो हमेशा रूड होता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उससे इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। फिर भी उसका सिटी टूर काफी इंटरेस्टिंग रहा और उसका बोर्डम थोड़ा कम हो गया। ये डिसाइड करके कि वो आगे एक्सप्लोर करेगा, वो स्ट्रीट पर कॉन्फिडेंटली चलने लगता है, लेकिन उसका फ्लैशी आर्मर लोगों के बीच नॉर्मल घूमने का मजा थोड़ा स्पॉइल कर देता है। तभी अचानक उसके पीछे कैरेज रुकने की आवाज आती है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही कैरन तेजी से बाहर आती है और सीधा उसके सामने आकर उसकी तरफ उंगली दिखाकर एक्साइटेड टोन में बोलती है कि फाइनली उसने उसे ढूंढ लिया। लड़का एकदम फ्रीज हो जाता है और तुरंत नोटिस करता है कि कैरेज पर हॉथॉर्न नोबल फैमिली का क्रेस्ट बना हुआ है। कैरन क्लियरली इरिटेटेड लग रही होती है और वो उससे पूछती है कि वो इतने टाइम से कहाँ छुपा हुआ था। लड़का कैजुअली साइड की तरफ इशारा करके बताता है कि वो डाउनटाउन में ही था। ये सुनकर कैरन शॉक हो जाती है और कंप्लेन करती है कि टैवन के ओल्ड मैन ने उससे झूठ बोला था कि उसने ब्लैक नाइट को नहीं देखा। इस पर एमसी थोड़ी मिस्चीवियस स्माइल के साथ एडमिट करता है कि उसने ही इनकीपर से ये छोटा सा फेवर मांगा था। कैरन तुरंत स्पीचलेस हो जाती है, रियलाइज करते हुए कि वो एक सिंपल टैवर्न ओनर से ट्रिक हो गई है। सिचुएशन से बचने के लिए लड़का मजाक में कहता है कि वो हाइडिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन कैरन उसकी बात से और इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो और लेम एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहती। इसी बीच कैरेज के अंदर से एक सॉफ्ट और काम फेमिनिन वॉइस सुनाई देती है जो कैरन का अटेंशन तुरंत अट्रैक्ट करती है। वॉइस और हेयर कलर से ही एमसी समझ जाता है कि कौन है। थोड़ी देर बाद लिफिया कैरेज से बाहर आती है और पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देती है। अपना मास्क हटाकर वो उससे डीले के लिए सॉरी बोलती है और उसकी हेल्प के लिए सिंसियरली थैंक करती है। फिर वो जेंटली पूछती है कि क्या नाइट के पास अब थोड़ा फ्री टाइम है। एमसी तुरंत सोचने लगता है कि अगर उसने इनविटेशन एक्सेप्ट किया तो क्या ट्रबल हो सकता है। कैरन बिना डीले के बोल देती है कि उनका प्लान है उसे डायरेक्टली मैंशन ले जाना, जहां वो फॉर्मली उसका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन लड़का सीधा मना कर देता है और कहता है कि वो बिजी है। अंदर ही अंदर वो फील करता है कि नोबिलिटी के सामने अगर उससे कोई छोटी सी भी गलती हो गई तो उसकी जान भी जा सकती है। उसकी हेजिटेशन देखकर दोनों सिस्टर्स हल्की सी हंसी करती हैं, समझ जाती हैं कि वो नर्वस है। कैरन फिर उसकी बात इग्नोर करते हुए उसका हाथ पकड़ लेती हैं। थोड़ी ब्लश करते हुए वो इंसिस्ट करती है कि इस बार वो मना ना करे और उन्हें प्रॉपर्ली थैंक्स कहने का चांस दे। फिर वो उसके आर्मर्ड आर्म को पकड़कर लिटरली उसे खींचते हुए कैरेज की तरफ ले जाती है। आखिरकार लड़का सिचुएशन के सामने सरेंडर कर देता है और कैरेज में बैठ जाता है, जैसे अपनी फेट एक्सेप्ट कर रहा हो। रास्ते में कैरन प्राउडली स्माइल करती है, जैसे उसने फाइनली एक रनअवे हीरो को पकड़ लिया हो। दूसरी तरफ एमसी को लगता है कि जैसे उसे अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। लिफिया कामली एक्सप्लेन करती है कि उसकी हेल्प ने सिर्फ उनकी जान ही नहीं बल्कि उनकी डची की रेपुटेशन भी सेव की है। ये सुनकर लड़का फाइनली समझ जाता है कि इतना सब फंस क्यों हो रहा है और वो अग्री करता है। फिर कैरन टॉपिक चेंज करते हुए उसकी तरफ इशारा करती है और कहती है कि अभी एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करनी बाकी है। कैरन ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए एक सीरियस डाउट उठाया। हेलमेट के अंदर छुपा एमसी उसकी फॉर्मल और थोड़ी इंटिमिडेटिंग टोन पर अंदर ही अंदर कंप्लेन कर रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में कैरन अपना पेशेंस लूज कर देती है और अपने यूजुअल लाउड स्टाइल में वापस आ जाती है। हीरो हल्का सा नॉड करके उससे कहता है कि वो सीधा पॉइंट पर आए और जो पूछना है क्लियरली पूछे। इस पर कैरन बिना घुमाए सीधा सवाल करती है कि क्या उसने रेस्क्यू के टाइम इतनी सारी लेजेंडरी पोशंस बस वेस्ट कर दी। उसके टोन में गिल्ट क्लियरली दिख रहा होता है और वो ये भी अज्यूम करती है कि शायद इसी वजह से एमसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रबल में आ गया और सिटी से गायब हो गया। एमसी कामली उसे रीअश्योर करता है कि वो सारे आइटम्स उसके खुद के थे और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर लिफिया विजिबली शॉक्ड हो जाती है और कंफर्म करती है कि वो मैजिकल पोशन सच में रियल थे। कैरन फिर कंसर्न के साथ पूछती है कि इतना बड़ा ट्रेजर अपने पास रखना क्या डेंजरस नहीं है। वो एंग्शियस होकर इंसिस्ट करती है कि एमसी क्लियरली बताए कि उसने ये सब आइटम्स कैसे ऑब्टेन किए। ये सुनते ही अंदर से एमसी पैनिक करने लगता है क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर एक्सक्यूज नहीं होता। वो समझ जाता है कि अब उसे समहाउ दोनों सिस्टर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि सब कुछ नॉर्मल है।
कॉर्नर्ड फील करते हुए वो लास्ट ऑप्शन के तौर पर कहता है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैरन का लेग हील हो गया। फिर वो थोड़ी चार्मिंग टोन में उससे कहता है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करे और उसे अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करने दे। ये सुनते ही कैरन एकदम टोमेटो जैसी रेड हो जाती है और कुछ पल के लिए कैरेज में साइलेंस छा जाता है। लिफिया भी उसकी बात से इंप्रेस होती है और एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करती है। मूड हल्का होने पर एमसी खुद एक फेवर मांगता है। दोनों सिस्टर्स अटेंटिवली उसकी तरफ देखने लगती हैं, क्यूरियस कि वो क्या रिक्वेस्ट करेगा। तब तक लग्जीरियस कैरेज सिटी के स्ट्रीट्स क्रॉस करते हुए ड्यूक के मैंशन की तरफ बढ़ रही होती है। सीरियस टोन में एमसी उनसे कहता है कि अगर वो उनके फादर के सामने गलती से रूड बिहेव करें तो वो सिचुएशन को हैंडल कर लें। ये सुनकर कैरन कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है और समझ नहीं पाती कि इतनी सिंपल सी रिक्वेस्ट क्यों की जा रही है। वो डिसबिलीफ में लाउडली रिएक्ट करती है और कहती है कि जिस इंसान ने उसे लेजेंडरी पोशन दिया और बदले में पैसे तक नहीं मांगे, वो इतनी छोटी सी बात से क्यों डर रहा है। अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए एमसी झूठ बोलता है कि वो बस एक नॉर्मल आदमी है और नोबल्स को ऑफेंड करने से बहुत डरता है। अंदर ही अंदर वो जानता होता है कि उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि वो सेफ रहे और कहीं गलती से उसकी जान न चली जाए। दोनों सिस्टर्स चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखती हैं, उसकी बात को प्रोसेस करते हुए। उन्हें लगता है कि इतना वीक एक्सक्यूज देकर अपनी असली आइडेंटिटी छुपाना काफी सस्पिशियस है। कैरन को तो ये भी लगता है कि शायद उसने जानबूझकर इतना पुअरली क्राफ्टेड एक्सक्यूज दिया है ताकि वो और कुछ ना पूछे। फिर भी लिफिया उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। कैरन भी अपने आर्म्स क्रॉस करके कॉन्फिडेंटली कहती है कि उनके फादर कभी भी अपनी फैमिली के सेवियर पर गुस्सा नहीं होंगे। लिफिया पोलाइटली ऐड करती है कि वो उसकी किसी भी स्लिपअप को कवर कर देगी। थोड़ी देर बाद एटमॉस्फेयर हल्का करते हुए कैरन मजाक में पूछती है कि क्या वो पूरी मीटिंग के दौरान अपना हेलमेट पहने रखेगा। इस पर एमसी थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए नेक के पीछे हाथ रखकर एडमिट करता है कि अपना फेस ना दिखाना रूड लग सकता है। कैरन हंसकर क्लैरिफाई करती है कि उसे आर्मर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसका रियल फेस देखना चाहती है। अपनी ही बात पर ब्लश करते हुए वो थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। ये देखकर लिफिया उसे लाइटली स्कोल्ड करती है, कहती है कि उसे थोड़ा ज्यादा कंपोज्ड और ग्रेसफुल बिहेव करना चाहिए। दोनों बहनों के बीच चल रही बहस देखकर हीरो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और चुपचाप उन्हें देखने लगता है। दूसरी तरफ लिफिया हल्की सी स्माइल करती है, क्लियरली खुश होती है कि उसकी छोटी बहन और उनके सेवियर के बीच इतनी लाइट और नेचुरल इंटरेक्शन हो रही है। अपने मन में लिफिया सोचती है कि ये मास्क्ड वॉरियर शायद सबसे ज्यादा सिंसियर और नोबल इंसान है जिससे वो कभी मिली है। उसके हिसाब से आर्मर और डरा हुआ कॉमनर वाली बात सिर्फ एक एक्ट है ताकि वो अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी छुपा सके। इतनी ह्यूमिलिटी और स्ट्रेंथ देखकर वो कैरन को जज नहीं करती, बल्कि समझ जाती है कि उसकी छोटी बहन का उस पर क्रश होना बिल्कुल नेचुरल है। अपने एक्सपीरियंस से लिफिया ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि ज़्यादातर हीरोज जैसे जैसे फेमस होते हैं वैसे वैसे उनमें प्राइड भी बढ़ने लगता है। लोग उनकी सक्सेस से जेलस हो जाते हैं और वॉरियर्स अक्सर अपनी पावर और वेल्थ फ्लॉन्ट करने लगते हैं। लेकिन उस रात जब उसने इस वॉरियर को एक डेंजरस माफिया का सामना करते देखा, तब भी वो बिल्कुल हम्बल रहा। वो अंदर ही अंदर फील करती है कि उन पर एक ऐसा डेट है जो कभी रीपे नहीं हो सकता। इस बात से वो और इम्प्रेस होती है कि एमसी ने उनकी वल्नरेबल सिचुएशन का कभी फायदा नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद साइलेंस ब्रेक करने के लिए कैरन कन्फेस करती है कि वो अपकमिंग विजिट को लेकर काफ़ी नर्वस फील कर रही है। ये सुनकर एमसी मौका पकड़ता है और मजाक में उससे टीज करता है, कहता है कि वो इतनी टेंस होकर बिल्कुल कूल नहीं लग रही। इस पर कैरन तुरंत फ्यूरियस हो जाती है, उंगली दिखाकर लाउडली कहती है कि वो स्कैर्ड नहीं है, बस प्रेपरेशंस को लेकर नर्वस है। उसकी इस रिएक्शन पर लिफिया हंस पड़ती है और उस मोमेंट को एंजॉय करती है। लिफिया के पर्सपेक्टिव से एमसी ने जानबूझकर कैरन को प्रोवोक किया था ताकि उसका टेंशन हल्का हो जाए। वो जानती है कि ड्यूक की बेटी होने के नाते कैरन को हमेशा फेक नोबल्स और बोरिंग पॉलिटिशियंस के बीच रहना पड़ता है। एज डिफरेंस की वजह से सोशल इवेंट्स में भी लोग उससे आइसोलेट कर देते थे। इससे भी बुरा ये था कि ज़्यादातर लड़के सिर्फ पावर मैरिज के इंटरेस्ट से उसके पास आते थे। इस वजह से कैरन कभी एक नॉर्मल लड़की की तरह फ्रेंड्स नहीं बना पाई। अक्सर लोग उसे इग्नोर कर देते थे, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसीलिए लिफिया को ये देखकर खुशी होती है कि एमसी उसकी बहन के एंटिक्स को इतने पेशेंस और ह्यूमर के साथ हैंडल कर रहा है। बोर्डम से तंग आकर कैरन अचानक लिफिया का हाथ पकड़ लेती है और इंसिस्ट करती है कि वो जल्दी घर वापस चले। इस पूरे केओस के बीच एमसी क्वाइटली बैठा रहता है और बस उन दोनों को देखकर साय करता है। लिफिया के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। वो सोचती है कि इतनी पावर होने के बावजूद उसने अपनी स्ट्रेंथ हाइड की और सिंपल तरीके से कैरेज में ट्रैवल किया,
सिर्फ इसलिए ताकि ड्यूक की रिस्पेक्ट बनी रहे। ऊपर से उसने इतनी रेयर मेडिसिन दे दी जो पूरे सिटीज खरीदने के बराबर वैल्यू रखती है, बिना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट किए। इस सब से लिफिया कंप्लीटली एन्चेंटेड हो जाती है और सोचती है कि शायद दुनिया में इतना प्योर हार्टेड इंसान और कोई नहीं होगा। थोड़ी ब्लश करते हुए वो सीक्रेटली प्लान बनाना शुरू करती है कि कैसे इस वॉरियर को अपने पास रखा जाए। फिर वो प्रैक्टिकल टोन में पूछती है कि नाइट कितने टाइम तक सिटी में रुकने का प्लान कर रहा है। साथ ही वो ऑफर करती है कि अगर वो चाहे तो उनके तरफ से एक लग्जरियस हाउस भी अरेंज किया जा सकता है। एमसी पोलाइटली सिटी की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि उसका स्टे उसके मूड पर डिपेंड करेगा। लिफिया इस वेग आंसर को अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है और सोचती है कि शायद वो अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस पर डिपेंड करता है। वो रिफ्लेक्ट करती है कि जब तक ऐसे नाइट्स शैडोज में काम करते रहेंगे तब तक पूरा एम्पायर सेफ रहेगा। हीरो से कंप्लीटली मेस्मराइज होकर लिफिया के मन में एक थॉट आता है, क्या उसे अपने पास रखना चाहना थोड़ा सेल्फिश होगा? लिफिया के मन में अब एक अजीब सी फीलिंग चल रही होती है। वो सोच रही होती है कि क्या उस वॉरियर को सिटी में अपने पास रखना थोड़ा सेल्फिश होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होता है कि कैरन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उस पर धीरे धीरे उस पर भी असर डाल रही हैं। दूसरी तरफ एमसी को सिचुएशन की सीरियसनेस का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वो बस कैरेज के सीट पर कंफर्टेबल रहने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ ही देर में कैरेज ड्यूकल मैंशन पहुंच जाती है, जिसका ग्रैंड और रॉयल लुक देखकर कोई भी इंप्रेस हो जाए। एमसी बिना डिले के कैरेज का डोर खोलता है और दोनों सिस्टर्स को रिस्पेक्टफुली उतरने में हेल्प करता है। जैसे ही वो मेन कोर्टयार्ड में एंटर करते हैं, वहां डजन्स ऑफ सर्वेंट्स और सोल्जर्स एक प्रॉपर कॉरिडोर बनाकर उनका वेलकम करते हैं। इतनी ग्रैंड रिसेप्शन देखकर एमसी कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक्साइटेड टोन में लिफिया एक्सप्लेन करती है कि ये उनकी फैमिली का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है। इतनी अटेंशन देखकर एमसी ऑलमोस्ट अपनी टफ गाय इमेज लूज कर देता है। अपना पैनिक छुपाते हुए वो वार्न करता है कि इतना बड़ा शो अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन लिफिया कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हुए कहती है कि अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो गार्ड्स उससे डील कर लेंगे। ये सुनकर एमसी थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नोबिलिटी के रूल्स के हिसाब से वो इस एस्कॉर्ट को रिफ्यूज नहीं कर सकता अगर वो सेफ रहना चाहता है। अचानक हेडमेड और गार्ड कैप्टन स्टोन फ्लोर पर घुटने टेक कर उन्हें ग्रीट करते हैं। वो अपने हेड्स बाव करके ब्लैक नाइट के विजिट को अपना ऑनर बताते हैं। थोड़ी देर बाद ओल्ड हाउसकीपर खड़ी होती है और इन्फॉर्म करती है कि मास्टर्स मेन हॉल में वेट कर रहे हैं। लिफिया हल्का सा कर्टसी करके उनका थैंक्स करती है और कहती है कि वो और कैरन थोड़ी देर में चेंज करके आएंगी। वो थोड़ा मजाक करते हुए ऐड करती है कि अगर एमसी को किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो पास वाले रूम में होगी। कैरन भी अग्री करती है और कहती है कि अगर उनके फादर का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड हुआ तो वो तुरंत सिचुएशन हैंडल करेगी। अब एंट्रेंस पर अकेला छोड़ दिया गया एमसी फिर से टेंशन में आ जाता है और लिटरली पसीना छूटने लगता है। तभी गार्ड कैप्टन तुरंत उसके पास आता है और पोलाइटली उसे गाइड करने लगता है। फॉर्मल टोन में कैप्टन रिक्वेस्ट करता है कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो उसकी ब्लैक सॉर्ड टेम्परेरीली होल्ड कर ले। एमसी बिना हेजिटेशन के सॉर्ड दे देता है, जिस पर कैप्टन थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है और कंफर्म करता है कि क्या वो श्योर है। मूड हल्का करने के लिए एमसी कैजुअली कहता है कि नोबल के घर के अंदर वेपन्स रिमूव करना नॉर्मल बात है। फिर वो थोड़ा कॉन्फिडेंटली ऐड करता है कि वो स्वॉर्ड के बिना ज़्यादा डेंजरस है। ये सुनकर सर्वेंट्स और कैप्टन दोनों शॉक हो जाते हैं। कैप्टन के लिए उसकी बात इतनी अनबिलीवेबल होती है कि वो अंदर ही अंदर डर जाता है और उसे लगता है कि ये मास्क्ड वॉरियर कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। हेलमेट के अंदर एमसी बिल्कुल सीरियस होता है। अपने पास्ट को याद करते हुए वो जानता है कि जब वो प्लेयर था तब उसे एक ऐसे बॉडी में री इनकारनेट किया गया था जिसमें एब्सर्ड फिजिकल एबिलिटीज थीं। उसकी रिफ्लेक्सेस इतनी एबनॉर्मल थी कि वेपन्स यूज करने से उसका रिदम डिस्टर्ब हो जाता था। इसलिए वो फील करता है कि बेयर हैंड से फाइट करना उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कैप्टन को इस सब का कुछ पता नहीं होता। उसके लिए तो एमसी एक टेरिफाइंग और ऑलमोस्ट अनडेड जैसा पावरफुल बीइंग लग रहा होता है। आगे बढ़ते हुए ओल्ड मेड उसे मैंशन के कॉरिडोर से गाइड करती है। जैसे ही वो मेन हॉल के डोर के सामने पहुंचता है, एमसी का हार्ट फास्ट बीट करने लगता है। डोर नॉब पकड़कर वो अंदर ही अंदर प्रे करता है कि मीटिंग जल्दी और बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हो जाए। इसी बीच कोर्टयार्ड में गार्ड कैप्टन अब भी उस ब्लैक स्वॉर्ड को देखकर फैसिनेटेड होता है। गार्ड कैप्टन ने मौका देखकर थोड़ा मजाक में कैरन से कहा कि वो उसकी सुपरविजन में स्वॉर्ड होल्ड कर सकती है। ये सुनते ही कैरन एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट हरिकेन की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वो ईगरली जंप करके सीवियर की लेजेंडरी स्वॉर्ड देखने और टेस्ट करने की जिद करती है। उसकी आंखें उस डार्क पॉलिश्ड ब्लेड पर टिक जाती हैं, जैसे वो उसे हिप्नोटाइज कर रही हो। खुशी से भरी कैरन तुरंत डिमांड करती है कि कैप्टन उसे स्वॉर्ड प्रॉपर्ली दिखाए। कैप्टन मुस्कुराते हुए ब्लेड को प्रेजेंट करता है, जो एक चमकते हुए जूल की तरह हग रहा होता है।
कैरन क्यूरियोसिटी से ऑब्जर्व करते हुए कहती है कि स्वॉर्ड इतनी खूबसूरत लग रही है कि उसे डाउट होता है कि क्या ये एक्चुअल कॉम्बैट में ड्यूरेबल होगी। कैप्टन भी अग्री करता है, लेकिन एम्फेसाइज करता है कि एक ट्रू मास्टरपीस जैसी लगती है। कोर्ट यार्ड में धूप के नीचे वो ब्लैक मेटल इतना शाइन करता है कि दोनों उसे देखकर मेस्मराइज हो जाते हैं। इस बीच लिफिया अपनी चिन पर हाथ रखकर सोचने लगती है कि ऐसा वॉरियर जो हैवी आर्मर यूज नहीं करता, उसका फाइटिंग स्टाइल कैसा होगा। उसके हिसाब से वो शायद एक टैक्टिकल मास्टर होगा जो ब्रूट फोर्स के बजाय स्पीड और प्रिसिजन को प्रेफर करता है। इसी डिस्कशन के बीच कैरन डिस्ट्रैक्टेड होकर स्वॉर्ड पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो ब्लेड को टच करती है उसका अनरियल वेट उसे शॉक कर देता है। एक ही पल में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कैरन बैलेंस लूज कर देती है और स्वॉर्ड सीधा नीचे गिरती है। कैप्टन तुरंत रिएक्ट करता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। स्वॉर्ड ग्राउंड पर गिरते ही वो कोर्टयार्ड के स्टोन को बिल्कुल आसानी से कट कर देती है, जैसे गरम नाइफ बटर को कट करता है। एक सेकंड के लिए पूरा स्टाफ फ्रीज हो जाता है, क्योंकि कट इतना क्लीन होता है कि किसी को यकीन ही नहीं होता। कैरन डिसबिलीफ में अटक कर बोलती रह जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। कैप्टन और लिफिया दोनों चिल्लाते हैं जब वो देखते हैं कि स्टोन बिना किसी एफर्ट के 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। लिफिया तुरंत समझ जाती है कि इस स्वॉर्ड के सामने कोई भी आर्मर यूजलेस है। दूसरी तरफ कैप्टन का डर और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि मास्क्ड वॉरियर ने कहा था कि वो बेयर हैंड से और भी ज्यादा डेंजरस है। पैनिक में कैप्टन तुरंत कैरन के पास दौड़ता है और चेक करता है कि कहीं वो इंजर्ड तो नहीं हुई। वो स्टटर करते हुए, क्लियरली टेरिफाइड, प्रॉमिस करता है कि वो ड्यूक को सब कुछ एक्सप्लेन करेगा और ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा। सीन शिफ्ट होता है मैंशन के अंदर, जहां मेन हॉल में मीटिंग ऑलरेडी चल रही होती है। वहां एक फॉर्मल सेटिंग है, फैंसी टी के साथ। डोर के बाहर कैरन और लिफिया क्वाइटली खड़ी होती हैं और अंदर की कॉन्वर्सेशन सुन रही होती हैं। अंदर से ड्यूक की पावरफुल वॉइस सुनाई देती है, जो मास्क्ड हीरो को डीपली थैंक कर रहा होता है। कैरन को तुरंत नोटिस होता है कि उनके फादर का टोन यूजुअल से काफी ज्यादा हम्बल है। लिफिया भी अग्री करती है और कामली एक्सप्लेन करती है कि इसका रीजन ऑब्वियस है। सिर्फ डोर के बाहर खड़े होकर ही वो समझ जाती हैं कि इतना पावरफुल लॉर्ड भी उस हीरो के सामने झुक गया है। वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि अपनी पॉलिटिकल पोजीशन की वजह से ड्यूक को हमेशा स्ट्रांग और सुपीरियर अपीयर करना पड़ता है, ताकि वो कभी वीक न लगे। लिफिया अपने चेस्ट पर हाथ रखकर साई करती है, अपने फादर को इतना हम्बल्ड देखकर इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ कैरन कंप्लीटली डिफ्लेटेड फील करती है और अपनी फैमिली के लिए थोड़ा गिल्टी और सैड हो जाती है, क्योंकि उन्हें किडनैपिंग की वजह से इतना झुकना पड़ रहा है। लेकिन अचानक ही डोर हल्की सी आवाज के साथ क्रीक करता है और उनका इमोशनल मोमेंट ब्रेक हो जाता है। लिफिया थोड़ी टीजिंग टोन में कैरन से पूछती है कि क्या उसके पास अभी भी कंप्लेन करने का टाइम है। कैरन कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि उसकी बड़ी बहन ऐसा क्यों कह रही है। लिफिया ने अपनी यूजुअल काम लेकिन थोड़ी ड्राई टोन में कैरन को रिमाइंड किया कि उसने अभी अभी मैंशन के स्टोन कोर्टयार्ड को डैमेज कर दिया है। जैसे ही ये बात कैरन को प्रॉपरली समझ आती है, वो एकदम फ्रीज हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने किसी और की स्वॉर्ड से डची का मेन वॉकवे तोड़ दिया है। तुरंत पैनिक में आकर वो ऑलमोस्ट रो पड़ती है और कंप्लेन करती है कि अब तो उनके फादर उसे पक्का पनिश करेंगे। लिफिया फिर उसकी तरफ उंगली दिखाकर ऐड करती है कि उसने सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज ही नहीं किया, बल्कि कैप्टन का ट्रस्ट भी तोड़ दिया, जिसने उसे स्वॉर्ड पकड़ने दिया था। कैरन फ्रस्ट्रेटेड टोन में चिल्लाती है कि किसी ने उससे पहले बताया ही नहीं कि स्वॉर्ड इतनी हैवी और शार्प होगी। लिफिया उसकी इस हालत पर हल्का सा हंस देती है और बस चुपचाप अपनी बहन को रोते हुए देखती रहती है। सिचुएशन को थोड़ा लाइट करने के लिए लिफिया उससे कहती है कि वो कंप्लेन करना बंद करे। वो रिमाइंड करती है कि अब कैरन कंप्लीटली हील हो चुकी है और उसके पास पूरी लाइफ है एंजॉय करने के लिए। ये बात सुनकर कैरन का मूड धीरे धीरे चेंज होता है। वो एक्साइटेड टोन में कहती है कि अब वो अपनी नई लेग्स के साथ बहुत फन करेगी। लिफिया उसकी एक्साइटमेंट देखकर स्वीट स्माइल करती है और कैरन भी नॉड करके थोड़ी काम हो जाती है। फिर लिफिया टॉपिक चेंज करते हुए पॉइंट आउट करती है कि हीरो ने अपनी असली पावर क्लियरली हाइड की है। वो वॉर्न करती है कि अगर एम्परर को लेजेंडरी एलिक्सिर की यूज के बारे में पता चल गया तो वॉरियर के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कैरन तुरंत सीरियस हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो मास्क्ड मैन को उसकी सैक्रिफाइस के लिए बेस्ट पॉसिबल रिवॉर्ड देगी। इसी बीच लिफिया को रिपोर्ट का एक स्ट्रेंज डिटेल याद आता है। वो अपनी डाउट शेयर करती है कि हीरो ने रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया था और ऐसे बिहेव किया जैसे रेस्क्यू उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। वो एक्सप्लेन करती है कि रियल लाइफ में एक ड्यूक का रिवॉर्ड किसी भी कॉमनर के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, चाहे वो मनी हो, लैंड हो या पावर, और कोई भी इजीली मना नहीं करता। लेकिन कैरन का फोकस कहीं और ही होता है। वो बस सॉफ्टली कहती है कि वो एक बार फिर उसका फेस देखना चाहती है। इस पर लिफिया टीजिंग टोन में उसे जेलस बोल देती है, कहती है कि वो वॉरियर को सिर्फ अपने पास रखना चाहती है। कैरन तुरंत रिएक्ट करती है और कहती है कि वो एक्चुअली चाहती है कि कोई और उसका फेस ना देखे।
अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए कैरन बताती है कि रेस्क्यू के टाइम उसने उसकी आई के पास एक स्कार देखा था। ये सुनते ही लिफिया को उसकी ऑब्सेशन का रीज़न समझ आ जाता है। कैरन तुरंत अपना एक्सप्रेशन चेंज करती है और डिनाई करती है कि उसे किसी स्ट्रेंजर के लिए कोई डीप फीलिंग्स नहीं है। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ एक मीनिंगफुल नज़र से देखती हैं, जिसमें काफ़ी अनसेड इमोशंस होते हैं। कैरन नर्वस होकर इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील करती है और कुछ नहीं, लेकिन उसकी कंफ्यूजन क्लियरली दिख रही होती है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है मेन हॉल के अंदर, जहां एडल्ट्स की मीटिंग काफ़ी टेंस्ड एटमॉस्फेयर में चल रही होती है। कैरन क्वाइटली प्रे करती है कि उनके फादर अपनी पर्सनालिटी से सेवियर को डरा ना दें। हॉल के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि एनवायरनमेंट बिल्कुल हैवी लग रहा होता है। ड्यूक और उनकी वाइफ दोनों विजिबली नर्वस होते हैं और सामने बैठे वॉरियर को देखकर उन्हें डर सा लग रहा होता है। ब्लैक नाइट बिल्कुल मोशनलेस बैठा होता है, बिना एक मसल मूव किए। उसका ताम और अनरीडेबल पॉस्चर ड्यूक को कंफ्यूज कर देता है। ड्यूक अपने मन में सोचता है कि वॉरियर कुछ डिमांड क्यों नहीं कर रहा। उसके पर्सपेक्टिव से लगता है कि वो जानबूझकर मॉडेस्ट एक्ट कर रहा है ताकि फैमिली को ऑफेंड ना करे। वो ये भी नोटिस करता है कि हीरो ने अपनी तरफ से कोई भी फेवर या रिवॉर्ड डिमांड करने का स्लाइटेस्ट हिंट भी नहीं दिया, जैसे वो उन पर कोई प्रेशर ही नहीं डालना चाहता। इस सब के बाद भी ड्यूक के मन में एक ही बात चल रही होती है कि इतना बड़ा फेवर करने के बाद भी यह इंसान इतना काम और रिजर्व्ड कैसे रह सकता है। लॉर्ड ने अपनी बेटियों को देखते हुए अंदर ही अंदर सोचा कि शायद मास्क्ड नाइट उनकी नोबिलिटी की लॉयल्टी टेस्ट कर रहा है। उसे पता था कि ड्यूक किसी भी रिक्वेस्ट को मना करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वेरदार का एम्पायर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। उसके हिसाब से वो लड़का कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एलीट क्लास का हिस्सा था। ऐसा नाइट जिसके पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी पॉलिटिशियन को इजीली क्रश कर सकता था। नाइट अपने आर्मर के अंदर बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस बैठा था, लेकिन उसकी साइलेंट प्रेजेंस ही पूरे डची के रूलर्स को डरा रही थी। सोफा पर बैठे हुए ड्यूक की वाइफ ने धीरे से सजेस्ट किया कि हो सकता है ये एक लॉयल्टी टेस्ट हो। ड्यूक ने तुरंत समझ लिया कि बिना प्रॉपर फॉर्मेलिटी की गेस्ट को ट्रीट करना रिस्की होगा। सिचुएशन इतनी टाइट थी कि वो दिमाग में एक के बाद एक कॉम्प्लेक्स 4D चेस थ्योरीज बनाने लगा। उसे लगा नाइट की खामोशी एक हिडन अल्टीमेटम जैसी है। ड्यूक ने यह भी कंक्लूड किया कि अगर नाइट बिना रिवॉर्ड लिए चला गया तो उनकी पूरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तभी नाइट ने अपनी पोस्चर थोड़ी एडजस्ट की। आर्मर की हल्की सी आवाज ने एटमॉस्फेयर और टेंस कर दिया। ड्यूक को लगा कि शायद अब उसका पेशेंस खत्म हो गया है। उस मोमेंट पर ड्यूक को समझ आ गया कि अब एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। फाइनली सीक्रेट एलिक्सर का एक्सक्यूज लेकर ड्यूक ने बात शुरू की। पोलाइट और डायरेक्ट टोन में उसने कहा कि उनके घर के लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है। उसने डीली के लिए माफी मांगी और एक वर्दी रिवॉर्ड ऑफर करने की बात रखी। अंदर से एमसी ने रिलीफ फील किया और तुरंत एग्री कर लिया, बस मीटिंग खत्म करने के लिए। ड्यूक की वाइफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये रिवॉर्ड उनके नोबल हाउस के लिए प्राइड का मैटर है। अब टेंशन थोड़ी कम हो चुकी थी तो ड्यूक ने कॉन्फिडेंटली पेमेंट के टर्म्स बताने शुरू किए। 3 उंगलियां उठाकर उसने एक प्राइवेट मैंशन, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और डची का पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफर किया। ये सब सुनकर एमसी एकदम शॉक्ड रह गया। वो इतने बड़े रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। टेबल पर बैठकर सब अथॉरिटीज ने रिस्पेक्टफुली नाइट से रिक्वेस्ट की कि वो इस स्मॉल टोकन को एक्सेप्ट करे। ड्यूक के दिमाग में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। एम्पायर के एजेंट को सीक्रेट बेस देने से उन्हें डायरेक्ट एम्परर के सोल्जर्स के साथ फेवर मिल सकता था। नाइट ने खुशी खुशी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और डील तुरंत सील हो गई। ड्यूक ने अंदर ही अंदर विक्ट्री फील की, सोचते हुए कि उसने इनविजिबल लॉयल्टी टेस्ट पास कर लिया है। अब जब टेंशन कंप्लीटली खत्म हो गई, ड्यूक ने सजेस्ट किया कि उनकी बेटियां नाइट को आज ही नया मैंशन दिखा दें। एमसी ने हैप्पीली एग्री किया और प्रॉमिस किया कि वो प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा। ड्यूक की वाइफ ने तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि बेटियों को बुलाया जाए ताकि वो गेस्ट को अकम्पनी कर सकें। ग्रेसफुली खड़ी होते हुए लेडी ने नाइट से कहा कि वो कॉरिडोर फॉलो करे और उसे गेस्ट रूम तक गाइड किया जाएगा। एमसी ने ऑकवर्डली सर हिलाकर हाँ की और चुपचाप वहां से निकल गया। जैसे ही जायंट डोर बंद हुआ, मेन हॉल में एक हैवी साइलेंस छा गया। ड्यूक के हाथ अभी भी कांप रहे थे। वो चेयर पर गिर सा गया। अपना पसीना पोंछते हुए उसने फाइनली रिलीफ एक्सप्रेस किया कि वो मीटिंग सरवाइव कर गया। आखिर में उसने धीरे से ये भी माना कि उसकी बेटी सही कह रही थी। वो नाइट सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान था। रूम के बाहर आते ही मास्क्ड नाइट ने अपने हाथ स्ट्रेच किए और गहरी सांस लेते हुए अपनी सारी नर्वसनेस रिलीज की। उसका ये रिलैक्स्ड बिहेवियर देखकर कैरन थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई और उसने मजाक में पॉइंट आउट किया कि अभी कुछ देर पहले तक सीरियस दिखने वाला बंदा अब काफी फनी लग रहा है। अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाते हुए लड़के ने हल्का सा जोक किया कि आर्मर इमोशंस को काफी अच्छे से हाइड कर देता है।
तब लिफिया ने जेंटली उसे इनवाइट किया कि वो थोड़ा टी ले और पेरेंट्स के साथ हुई ऑकवर्ड मीटिंग के बाद रेस्ट करे। फिर कैरन वापस सीरियस टोन में आई और कंप्लेन किया कि इतने बड़े रिवॉर्ड्स जीतने के बाद भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने इरिटेट होते हुए कहा कि कम से कम एक फेक स्माइल तो दे सकता था जब वो एक विला का ओनर और मिलियनेयर बन गया है। एमसी ने कैजुअली बैठते हुए अपनी असली फीलिंग्स छुपाई और सोचा कि अगर वो सच बताता तो कहता कि अंदर से तो उसे खुशी के मारे हार्ट अटैक आ गया था। हेलमेट के अंदर ही अंदर उसने एडमिट किया कि इतना पैसा और लग्जरी एकदम से मिलना उसके लिए अनरियल था। उसने ये भी सोचा कि अगर वो अकेला होता तो शायद खुशी में कार्ट व्हील्स मार रहा होता। तभी लिफिया ने कामली कॉन्वर्सेशन ज्वाइन की और एक इम्पॉर्टेंट बात क्लैरिफाई करनी चाहिए। उसने सिंसियरली कहा कि अगर रिवॉर्ड इनफ नहीं लग रहा हो तो अभी भी वो डची से कुछ और डिमांड कर सकता है। इस पर लड़के ने अंदर ही अंदर सोचा कि ऑलरेडी उसके पास इतना सब कुछ है कि और कुछ मांगना अननेसेसरी है। बाहर से उसने अपना काम पर्सोना मेंटेन रखा ताकि उसकी सीरियस एजेंट वाली इमेज ना टूट जाए। टॉपिक चेंज करते हुए कैरन ने पूछा कि क्या फैमिली के लिए एक मैंशन डोनेट करना कोई बड़ी बात है। इस पर लिफिया ने स्माइल के साथ जवाब दिया कि उनके पास मल्टीपल विलाज हैं और ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उनके लिए इमोशनली इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरन फिर भी थोड़ी अनॉयड थी और उसने कमेंट किया कि इतना बड़ा घर एक इंसान के लिए ओवरकिल है। उसने कंपेयर करते हुए कहा कि ये विला साइज में उनके मेन मैंशन से भी ज्यादा छोटा नहीं है। ये सुनकर एमसी सच में शॉक हो गया और उसे रियलाइज हुआ कि छोटा गिफ्ट एक्चुअली कितना लग्जूरियस है। उसने मन ही मन सोचा कि सिर्फ कोई क्रेजी नोबल ही इतनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कैजुअली दे सकता है। थोड़ी मिस्चिवस टोन में कैरन ने टीज करते हुए पूछा कि क्या वो किसी और को भी अपने साथ मैंशन में रहने देगा। इस पर एमसी ने हेलमेट के अंदर नर्वस हंसी के साथ जवाब दिया कि वो उस जगह को सिर्फ अपना पर्सनल बेस ही यूज करेगा। लिफिया ने कामली ऐड किया कि एक फेमस हीरो का सिंगल होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ये सुनकर यंगर सिस्टर कैरन ने सीधा पूछ लिया कि क्या उस हीरो की लाइफ में कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है। इस पर्सनल सवाल पर लिफिया थोड़ी एम्बैरस हो गई और तुरंत कैरन को इंटरप्ट कर दिया। मूड हल्का करते हुए एमसी ने कैजुअली ऑफर किया कि दोनों सिस्टर्स कभी भी विला विजिट कर सकती हैं ताकि घर खाली न लगे। ये सुनकर कैरन का एक्साइटमेंट क्लियरली दिखने लगा। एमसी ने बिना सोचे समझे ये भी कह दिया कि वो उन्हें स्पेयर की दे देगा ताकि वो उसकी एब्सेंस में भी आ सके। अंदर ही अंदर वॉरियर ने सोचा कि इन दोनों का आसपास रहना उसके लिए एक परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन होगा, स्पेशली लोगों की क्यूरियोसिटी डाइवर्ट करने के लिए। कैरन ने खुशी में मजाक करते हुए कहा कि वो रोज उसे तंग करेगी। फुल एंथुजियाज्म के साथ लिफिया ने तुरंत सजेस्ट किया कि क्यों ना अभी के अभी विला देखने चला जाए। जैसे ही तीनों विला पर पहुंचे, बड़े से गेट खुलते ही एक ह्यूज और वेल मेंटेन्ड गार्डन सामने आ गया। अंदर एंटर करते ही एमसी ने नोटिस किया कि फ्लोर इतना क्लीन था कि मिरर की तरह शाइन कर रहा था और हर कॉर्नर में हाई एंड फर्नीचर परफेक्टली सेट था। किचन कंप्लीटली रेडी टू यूज थी, सब कुछ स्पॉटलेस और ऑर्गेनाइज्ड। डाइनिंग हॉल में लग्जूरियस शैंडलियर्स लगे हुए थे जो पूरे मिलियनेयर विला की डिकोर को कंप्लीट कर रहे थे। लिफिया ने जेंटल स्माइल के साथ क्लैरिफाई किया कि घर के अंदर जो कुछ भी है सब गिफ्ट का हिस्सा है, बिल्कुल विदाउट एनी कंडीशंस। इतनी डिटेलिंग देखकर एमसी थोड़ा स्टन्ड हो गया और बेडरूम में एंटर होते ही उसने उसकी मैसिव साइज को एडमायर किया। रूम में थोड़ी देर के लिए साइलेंस छा गया जो कैरन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सीधा पूछ लिया कि हीरो को घर पसंद आया या नहीं। एमसी ने पोलाइटली रिस्पॉन्ड किया कि उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगा और उनकी जेनरॉसिटी के लिए थैंक्स भी दिया, लेकिन उसने कैजुअली ऐड किया कि वो फ्लोर पर बैठना प्रेफर करेगा। उसके हिसाब से हैवी आर्मर पहनकर इतने फैंसी सोफाज यूज करना डिसरिस्पेक्टफुल होगा। कैरन ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए साय किया और पूछा कि क्या वो सिर्फ जिद कर रहा है या फर्नीचर डैमेज होने से बच रहा है। एमसी ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि वो बस टायर्ड नहीं है, इसलिए रेस्ट लेने का मन नहीं है। ये सुनकर कैरन ने पाउट करते हुए कंप्लेन किया कि वो अननेसेसरीली अनॉइंग बिहेव कर रहा है जबकि उसे कंफर्ट मिल रहा है। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसने याद दिलाया कि उन्होंने उसके लिए इतना एक्सपेंसिव मेडिसिन तक यूज किया था सिर्फ उसे प्लीज करने के लिए। एमसी को अंदर ही अंदर समझ आ गया कि किसी नोबल के घर में उनकी बात इग्नोर करना अच्छा नहीं दिखेगा। तभी कैरन के दिमाग में एक सडन आइडिया आया। वो तुरंत उसके पास गई और उसका आर्मर्ड आर्म पकड़कर सजेस्ट किया कि अगर वो सोफा पर नहीं बैठ सकता तो वो उसके आर्मर की लैप पर ही बैठ जाएगी। लिफिया साइड से ये सब साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे उसे अपनी छोटी बहन का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लग रहा हो। मेंटली एग्जॉस्टेड होकर एमसी ने आखिरकार गिव इन कर दिया और उस वियर्ड प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। कैरन बिना डिले के उसके मेटल लेग पर बैठ गई, जिससे खुद एमसी भी थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। अपनी ऑकवर्ड सिचुएशन के बावजूद उसने अपनी सीरियस एजेंट वाली पोस्चर मेंटेन करने की कोशिश की।
क्यूरियस होकर कैरन ने उसे पोक किया और पूछा कि वो इतना डीपली क्या सोच रहा है। एमसी ने बात को हल्का करते हुए जोक किया कि हार्ड आर्मर बैठने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। दूसरी तरफ लिफिया ये पूरा सीन देखकर हल्का सा हंस पड़ी और उसे ये सब काफी क्यूट लगा। लिफिया ने टीज करते हुए कहा कि कैरन काफी लकी है जो उसे हीरो की लैप मिल गई। ये सुनकर कैरन ब्लश कर गई और तुरंत डिफेंड करते हुए बोली कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि एटिकेट के लिए सैक्रिफाइस दिया है। फिर अपना फोकस वापस लाते हुए कैरन ने डिमांड किया कि वॉरियर अपना आर्मर उतार दे ताकि वो प्रॉपरली कंफर्टेबल हो सके। एमसी ने तुरंत एक एक्सक्यूज दिया कि उसे हमेशा इमरजेंसीज के लिए रेडी रहना पड़ता है, इसलिए वो आर्मर नहीं उतार सकता। अंदर ही अंदर उसने एक्सेप्ट किया कि अगर उसने हेलमेट उतार दिया तो लिफिया तुरंत पहचान लेगी कि वो वही लड़का है जो क्लॉक टावर पर था। सिचुएशन हैंडल करने के लिए एमसी ने स्ट्रैटेजी चेंज की। उसने सॉफ्टली अपना मेटल ग्लव कैरन के सर पर रखा और ऑकवर्ड सा पैट दिया। इस पर कैरन तुरंत इरिटेट हो गई और उसने गुस्से में कहा कि वो उसे चाइल्डिश तरीके से ट्रीट करना बंद करे। एमसी ने उसकी कंप्लेंट्स इग्नोर कर दी और कैजुअली कहा कि वो उसके कान के पास कंटिन्यूसली बोल रही है, इसलिए उसे डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी था। इसके बाद कॉन्वर्सेशन का टोन थोड़ा चेंज हो गया। कैरन ने फिर अपने फादर की करेज की तारीफ की, ये कहकर कि उन्होंने इतनी ईजिली अपनी दोनों बेटियों को एक अननोन नाइट के साथ अकेला छोड़ दिया। इस बात को कंफर्म करते हुए लिफिया ने कामली एक्सप्लेन किया कि उनके फादर को हीरो के सेवियर इंस्टिंक्ट्स पर पूरा भरोसा है। उसने ये भी ऐड किया कि नाइट के अपराइट और डिसिप्लिन बिहेवियर को देखकर ड्यूक को यकीन हो गया था कि वो एक ट्रस्टवर्दी इंसान है। ये सब सुनकर एमसी अंदर ही अंदर इम्प्रेस हो गया और उसने रियलाइज किया कि ड्यूक बिल्कुल भी एमेचर नहीं है। तब कैरन ने कैजुअली पॉइंट आउट किया कि हीरो ने उनके सामने यूनिवर्सल एलिक्सर तक यूज कर दिया था, जो प्रूव करता है कि उसका कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं था। इस बात से अग्री करते हुए मास्क नाइट ने एक हल्की सी साई ली और उनके ट्रस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। मौका देखकर लिफिया ने फॉर्मली उससे मेन मैंशन में डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन एमसी ने बिना डीले के पोलाइटली लेकिन फर्मली मना कर दिया। इस पर कैरन थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। अंदर ही अंदर एमसी को टेंशन हो रही थी कि अगर वो फिर से ड्यूक से मिला तो कहीं गलती से उन्हें ऑफेंड ना कर दे। सिचुएशन को हैंडल करते हुए उसने इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया कि उसका काम काफ़ी सीक्रेटिव और कॉम्प्लिकेटेड है। लिफिया ने तुरंत अपनी सिस्टर को सिग्नल दिया कि वो ज़्यादा प्रेशर ना डाले और कामली कहा कि उन्हें बिजी हीरो को फोर्स नहीं करना चाहिए। फिर भी कैरन ने होपफुल टोन में रिक्वेस्ट किया कि कम से कम वो सिटी में कुछ टाइम तक रुक जाए। इस डिस्कशन के बीच कैरन ने मेंशन किया कि नैन और रेमी अभी भी उसे एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही एमसी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, क्योंकि उसे हॉस्टेजेस और ऑनगोइंग सिचुएशन याद आ गई। उसने तुरंत रियलाइज किया कि नोबल काउंसिल के और लोग भी उसके पीछे पड़ चुके हैं। कॉन्वर्जेशन के दौरान लिफिया ने क्वाइटली अपनी सिस्टर को एक अजीब सा सिग्नल दिया। कैरन ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि ये क्या था, जिस पर लिफिया थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गई और बात को डिसमिस कर दिया। लेकिन कैरन ने सीधा सच बोल दिया कि लिफिया एक्चुअली हीरो का वाइजर उठाकर उसका फेस देखना चाहती थी। ये सुनते ही एमसी तुरंत पीछे हट गया, क्लियरली अनकंफर्टेबल होकर। कैरन अपनी सिस्टर पर हंसने लगी और टीज करते हुए बोली कि वो बाहर से प्रॉपर एक्ट करती है लेकिन अंदर से काफी बोल्ड है। लिफिया गुस्से में आई और तुरंत डिमांड किया कि कैरन नाइट की लैप से उठ जाए। जैसे ही कैरन उठने वाली थी, एमसी ने अपना हाथ उसकी वेस्ट पर रखकर उसे रोक लिया। ये देखकर कैरन खुद सरप्राइज हो गई और मजाक में अपनी सिस्टर को जेलस कहकर टीज करने लगी। एमसी ने सिचुएशन ऑब्जर्व करते हुए लिफिया के एक्सप्रेशन को एनालाइज किया, जैसे वो चेक कर रहा हो कि क्या सच में जेलसी का कोई साइन है। फिर उसने कामली वॉर्न किया कि किसी का वाइजर उठाना काफी इन्वेजिव एक्ट होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर लिफिया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जो इतना सडन था कि कैरन भी थोड़ी स्टार्टल्ड हो गई। कैरन इरिटेट होकर चिल्लाई और पूछा कि उसने लिफिया को क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसे नहीं। एमसी ने जस्टिफाई करते हुए कहा कि लिफिया एक मैच्योर और ब्यूटीफुल वुमन है और वो सोसाइटी में कोई गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता। इस पर लिफिया ने भी अग्री किया और कैजुअली मेंशन किया कि उसे वैसे भी नोबिलिटी से काफ़ी मैरिज प्रपोजल्स मिलते रहते हैं। प्लेफुल स्माइल के साथ उसने ये भी ऐड किया कि इतने प्रपोजल्स के बावजूद वो अभी तक सिंगल है। एमसी ने जेन्युइनली सरप्राइज होते हुए कमेंट किया कि इतनी अमेजिंग वुमन का सिंगल होना काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। इस पर लिफिया हंस पड़ी और एक्सप्लेन किया कि अक्सर लोग उसे पसंद तो करते हैं, लेकिन उसकी रिजर्व नेचर की वजह से वो खुद अप्रोच नहीं कर पाते। उसने लाइटली कंक्लूड किया कि शायद उसकी प्रेजेंस ही इतनी ओवरवेलमिंग है कि लोग उसके सामने अपना कंपोजर लूज कर देते हैं। लिफिया ने हंसकर एक्सप्लेन किया कि रियलिटी में वो काफ़ी अफेक्शन सीकिंग है, लेकिन जब भी कोई लड़का उसके पास आता है, उसकी इंटेंसिटी से वो लोग खुद ही डरकर दूर भाग जाते हैं। ये सुनकर कैरन ने तुरंत बीच में बोल दिया कि उसे ये एम्बैरेसिंग बातें बंद करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्वर्जेशन काफ़ी ऑकवर्ड हो रही थी। मौका देखते ही लिफिया ने हल्का सा नज देकर कैरन को कहा कि अब उसे नाइट की लैब से उतर जाना चाहिए।
कैरन एकदम कंफ्यूज्ड हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक ये स्कोल्डिंग क्यों मिल रही है। लेकिन अगले ही पल वो एम्बैरेसमेंट में जल्दी से उठकर वहां से दूर भाग गई और नाइट फाइनली फ्री हो गया। बाहर उनकी लग्जरियस कैरेज वहां से निकल गई और एमसी अपने सीक्रेट बेस में अकेला रह गया। वो कैरेज को वेव करते हुए रिलीफ फील कर रहा था, जैसे उसने हरिकेन कैरन सर्वाइव कर ली हो। जैसे ही वो अकेला हुआ, उसने तुरंत अपना हेलमेट उतार दिया, जिससे उसका स्वेटी और थका हुआ चेहरा सामने आ गया। अब बिना किसी प्रेशर के उसने फाइनली रिलैक्स करने का मौका एंजॉय किया। दूसरी तरफ कैरेज के अंदर दोनों सिस्टर्स अपनी एक्टिंग को याद करके हंस रही थीं। कैरन ने ऑनेस्टली एडमिट किया कि वो थोड़ी देर और रुककर उस मास्क नाइट को तंग करना चाहती थी। लीफिया ने टीज करते हुए उसे याद दिलाया कि हीरो ने उसे ब्यूटीफुल भी कहा था। उसने ये भी नोटिस किया कि नाइट ने उसे उसके नोबल टाइटल से नहीं, बल्कि उसके फर्स्ट नेम से एड्रेस किया था, जो एटिकेट के रूल्स के अगेंस्ट था। इससे ये क्लियर था कि वो बाकी लोगों से अलग है और नॉर्मल तरीके से बात करता है। फिर लीफिया ने थोड़ी मिस्चीवस टोन में अक्यूज किया कि कैरन जानबूझकर उसकी लैप पर बैठी थी ताकि उसका फेस देख सके। कैरन ने तुरंत डिफेंड किया कि नाइट ने उसकी जान बचाई थी, तो उसे थोड़ा तंग करना तो बनता है। अपने यूजुअल कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा कि अगर वो उसे हैंडल कर सकता है तो वरदार के किसी भी चैलेंज को ईजिली फेस कर लेगा। थोड़ी देर बाद लीफिया ने सॉफ्टली कन्फेस किया कि वो खुद भी सीक्रेटली हीरो का फेस देखना चाहती थी। फिर मजाक में उसने ऐड किया कि शायद अगले मीटिंग में वो इस क्यूरियोसिटी को कंट्रोल ना कर पाए। कैरन ने मजाक में कहा कि जब वो मैंशन वापस पहुंचेंगी तो वो खुद ही हीरो का फेस ड्रॉ करके लीफिया की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई कर देगी। लेकिन उसकी इमेजिनेशन में जो स्केच बना वो एक अजीब सा स्पाइकी हेड मॉन्स्टर निकला। ये देखकर लीफिया इरिटेट हो गई और उसने तुरंत क्रिटिसाइज किया कि उसकी सिस्टर बिल्कुल भी अच्छा ड्रॉ नहीं करती और कॉन्फिडेंटली क्लेम किया कि वो उससे 1000 गुना बेटर है। इस बीच लीफिया का ध्यान धीरे धीरे भटकने लगा। उसकी आंखों के सामने सडनली क्लॉक टावर वाले लड़के की मेमोरी फ्लैश होने लगी। कैरन ने तुरंत उसके एक्सप्रेशन में चेंज नोटिस किया और थोड़ी कंसर्न्ड हो गई। उसने सॉफ्टली लीफिया को रियलिटी में वापस लाने की कोशिश की। लीफिया एकदम से ब्लिंक करते हुए होश में आई, जैसे किसी ट्रांस से बाहर निकली हो। उसके दिमाग में अब क्लियरली उस लड़के का चार्मिंग फेस और आंख के पास का स्कार फिक्स हो चुका था। अंदर ही अंदर स्माइल छुपाते हुए उसने फाइनली कंफर्म कर लिया कि मास्क नाइट और क्लॉक टावर वाला लड़का सेम ही इंसान है। हल्की सी ड्रीमी टोन में लीफिया ने मर्मर किया कि वो मास्क्ड मैन जैसे उसके दिल के साथ खेल रहा हो। कैरन ने भी सिचुएशन को समझकर कंक्लूड किया कि टावर पर मिला लड़का एक्चुअली हीरो ही था, बस डिस्गाइज में। लीफिया ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कंफर्म किया। फिर उसने थॉटफुल टोन में पूछा कि क्या कैरन को लगता है कि टावर वाली मीटिंग सिर्फ कोइंसिडेंस थी। अपनी लॉजिक लगाते हुए लीफिया ने डिड्यूस किया कि हीरो ने जानबूझकर अपना आर्मर गार्ड्स के साथ ब्लेंड किया था ताकि स्पाइस को कंफ्यूज कर सके। उसके हिसाब से हीरो को पहले से पता था कि डची की कैरेज टावर पर आने वाली है। लीफिया ने अपनी थ्योरी कंटिन्यू करते हुए कहा कि शायद उसने पूरा प्लान इसलिए सेट किया था ताकि वो चेक कर सके कि उसकी लेग प्रॉपर्ली हील हुई है या नहीं। ये सोचकर वो इमोशनल हो गई और सॉफ्टली साई करते हुए उसने हीरो को एक एक्सट्रीमली काइंड इंसान कहा। उसके नज़रिए से वॉरियर ने डिवाइन एलिक्सर अपने बॉस की परमिशन के बिना सिर्फ उसकी हेल्प के लिए यूज़ किया और फिर गिल्ट ना हो इसलिए उसने ऐसे वर्ड्स चूज़ किए ताकि कोई उस पर डेट फील न करे। लीफिया ने इस बात को एनालाइज करते हुए कंक्लूड किया कि फेवर्स को इरेज कर देना एक ट्रूली स्ट्रांग इंसान की पहचान होती है। साथ ही लीफिया ने यह भी सोचा कि हीरो सिर्फ उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि दूर से पूरे सिटी को माफिया से प्रोटेक्ट भी कर रहा था। वो इस बात से इम्प्रेस हो गई कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली हिडन रखी। डीप थॉट में डूबते हुए लीफिया ने क्वाइटली रिफ्लेक्ट किया कि जब भी वो मास्क्ड मैन के बारे में सोचती है, वो किसी मिरेकल से कम नहीं लगता। धीरे से अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए उसने उसे एक फ्लॉलेस और परफेक्ट वॉरियर माना और सॉफ्टली उसे एक वंडरफुल इंसान कहा। दूसरी तरफ कैरन एक्साइटमेंट से भर गई और चीयर करते हुए बोली कि वो बस 3 दिन का वेट नहीं कर सकती जब वो फिर से हीरो से मिलेगी। उसने नोटिस किया कि लिफिया थोड़ी लॉस्ट सी लग रही है, तो उसने पूछा कि वो क्या सोच रही है। लिफिया ने अपने पर्सपेक्टिव से कहा कि शायद हीरो रिवॉर्ड इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी कैरन को एक बेटी की तरह केयर करता है। ये सुनकर कैरन और भी डिटर्मिन्ड हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो धीरे धीरे हीरो के और क्लोज जाएगी और उसका दिल जीतने की कोशिश करेगी। अचानक लिफिया के दिमाग में एक मिस्चीवियस प्लान आया। वो सीक्रेटली हीरो के नए विला में घुसने का आइडिया सोचने लगी। अपनी ही सोच पर हल्की सी स्माइल करते हुए उसने रियलाइज किया कि अगर उनके फादर को ये पता चल गया तो शायद उन्हें शॉक लग जाए। उसे पता था कि नाइट की इमेंस पावर की वजह से ड्यूक कभी भी उनके बीच किसी रोमांटिक पॉसिबिलिटी को अलाउ नहीं करेगा।
फिर भी क्यूरियोसिटी से भरी लिफिया ये सोचने लगी कि आखिर उनके फादर का रिएक्शन क्या होगा अगर उन्हें सच का पता चले। लिफिया सोचने लगी कि अगर उनके फादर को पता चल गया कि वो सेवियर के लिए इतनी इंटरेस्ट रखती है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। इसी थॉट के साथ सीन शिफ्ट होता है एक इन पर, जहां ओनर अचानक जोर से छींकता है और उदास टोन में कंप्लेन करता है कि शायद अब वो लड़के का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा। तभी एमसी कैजुअली बताता है कि वो रात भर टैवर्न नहीं आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था। सुबह वो एक हैवी ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा होता है और पहले से काफी रिलैक्स लग रहा होता है। मुंह भरा होने के बावजूद वो ओनर को रीअश्योर करता है कि जब भी उसे भूख लगेगी वो वापस यहीं आएगा, स्पेशली क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर ओनर खुश हो जाता है और प्राउड फील करता है अपनी कुकिंग पर। एक्साइटेड होकर वो कहता है कि टैवर्न का डोर हमेशा उसके लिए ओपन रहेगा। फिर क्यूरियोसिटी में वो पूछता है कि हीरो अब सिटी में कहाँ रुकने वाला है। इस पर एमसी कैजुअली फोक रखकर बताता है कि उसे एक घर मिल गया है और वो कुछ टाइम के लिए वहीं रहेगा। ये सुनकर ओनर शॉक हो जाता है और समझने की कोशिश करता है। तब एमसी बिल्कुल नॉर्मल टोन में रिवील करता है कि ड्यूक ने खुद उसे वो प्रॉपर्टी गिफ्ट की है। ओनर ऑलमोस्ट हवा निगलते हुए डिसबिलीफ में चिल्लाता है और कहता है कि उसकी किस्मत तो हद से ज्यादा स्ट्रांग है। वो याद करता है कि गार्ड्स उसे रिवॉर्ड देना चाहते थे, लेकिन एक पूरा मैंशन देना तो हद ही हो गई। उसके लिए ये बात अनइमेजिनेबल थी। सीरियस होते हुए ओनर वार्न करता है कि ड्यूक से विला मिलना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन एमसी इस बात को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता और कैजुअली ट्रीट करता है जैसे ये नॉर्मल हो। इस पर इनकीपर एक्सप्लेन करता है कि एम्पायर में लैंड ओन करना नोबिलिटी की असली पावर का सिंबल होता है। अपनी लॉजिक से वो कंक्लूड करता है कि ड्यूक ने ये हाउस इसीलिए दिया ताकि वो एक टॉप टियर हीरो के साथ अलायंस लूज न करे। थोड़ा इंटेंस होके वो पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन जिसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। सिचुएशन टेंस हो जाती है जब ओनर उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश करता है। थोड़ा नर्वस होते हुए एमसी अश्योर करता है कि वो बस एक नॉर्मल इंसान है, कोई हिडन टाइटल या सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं है। बात को डाइवर्ट करने के लिए एमसी अचानक एक हेवी कॉइन बैग टेबल पर रख देता है। कॉइन्स की आवाज सुनकर ओनर एकदम स्टार्टल्ड हो जाता है। एमसी साय करते हुए एक्सप्लेन करता है कि ये पेमेंट है उस हेल्प के लिए जो ओनर ने उसे छुपाने में की थी। ओनर तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो इतना रिस्की गोल्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तब एमसी थोड़ा सीरियस होकर एक अल्टीमेटम देता है कि अगर वो आराम से नहीं लेगा तो उसे फोर्स करके लेना पड़ेगा। अंदर ही अंदर एमसी गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि उसने ओनर को एक साथ 3 पावरफुल ग्रुप्स ड्यूक, चर्च और मर्चेंट से झूठ बोलने पर मजबूर किया था। ओनर भी हंसकर एडमिट करता है कि उस सिचुएशन में उसे सच में बहुत डर लगा था, इतना कि एक मोमेंट पर उसे लगा कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। एमसी उसकी बात से अग्री करता है और इंसिस्ट करता है कि उसने जो रिस्क लिया है उसके लिए वो रिवॉर्ड डिजर्व करता है। वो ये भी कहता है कि अपने लोगों का ध्यान रखना जरूरी है। ओनर मजाक में बोलता है कि नाइट ने हम्बल बनने की कोशिश की लेकिन क्लियरली फेल हो गया। आखिर में वो स्माइल के साथ गोल्ड एक्सेप्ट कर लेता है। जाते वक्त ओनर उसे वार्मली गुड बाय कहता है और उसे रोककर एक लास्ट बात कहने की कोशिश करता है। इनसे निकलते वक्त ओनर ने उससे इंसिस्ट किया कि वो कभी ना कभी वापस जरूर आए। एमसी ने एंथुजियास्टिक वेव के साथ प्रॉमिस किया कि जब भी उसे भूख लगेगी वो जरूर लौटेगा। डोर जोर से बंद करके वॉरियर फाइनली वहां से निकल गया। टैवर्न के अंदर अकेला रह गया ओनर थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कॉइन बैग खोलता है उसकी हालत खराब हो जाती है। शाइनी प्योर गोल्ड कॉइन्स देखकर वो ऑलमोस्ट शॉक में गिरने वाला हो जाता है। हाथ कांपते हुए वो सोचता है कि कोई कॉमन लड़का इतनी बड़ी फॉर्चून कैसे कैजुअली कैरी कर सकता है। आखिर में वो हंस पड़ता है और मान लेता है कि वो लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल या आम इंसान नहीं है। सीन शिफ्ट होता है एक ग्रैंड कैथीड्रल में, जो होली चर्च की डिवाइन पावर का सिंबल है। सेरेमनी के बाद एलीट नन्स बड़े प्यूज पर रेस्ट कर रही होती हैं। वहां एक प्लेफुल मोमेंट चल रहा होता है जहां बड़ी सिस्टर अपनी छोटी सिस्टर की गाल खींचकर उसे टीज कर रही होती है। वो ओल्डर नन मरी कॉलियर अपनी छोटी सिस्टर नीना के फेस को लविंगली ऑब्जर्व करती है, जो अब वापस देख सकती है। नीना थोड़ी इरिटेटेड होकर कंप्लेन करती है कि मरी ने आज ऑलरेडी उसके गाल 7 बार से ज्यादा खींच लिए हैं। मरी कैजुअली रिप्लाई करती है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है और रुकने का कोई प्लान नहीं है। नीना फिर उसे स्कोल्ड करती है कि उसका पॉस्चर और लैंग्वेज एक होली नन के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कंप्लेन करती है कि प्यू पर लेग्स क्रॉस करके बैठना उसकी पूरी डिवाइन इमेज खराब कर देता है। ये सुनकर मरी थोड़ी ऑकवर्डली कफ करती है और तुरंत अपना पॉस्चर ठीक कर लेती है ताकि कोई उसे ऐसे ना देख ले। अगले ही मोमेंट में मरी अपना पूरा डिमीनर चेंज कर लेती है।
एकदम से ग्रेसफुल और डिवाइन सेंट जैसी बन जाती है, जैसे कोई परफेक्ट पब्लिक इमेज हो। ये देखकर नीना तुरंत उसकी फेकनेस पॉइंट आउट करती है और कहती है कि वो सेकंड्स में पर्सनालिटी स्विच कर लेती है। मरी अपने आप को डिफेंड करते हुए कहती है कि जब से नीना की आईसाइट वापस आई है, वो रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। उसके हिसाब से कभी कभी गार्ड डाउन करना हेल्दी होता है, स्पेशली लीडरशिप का स्ट्रेस हैंडल करने के लिए। नीना थोड़ी टायर्ड टोन में जवाब देती है कि ये कभी कभी वाली ब्रेक्स एक्चुअली रोज की हैबिट बन चुकी हैं। लेकिन मरी उसकी बात इग्नोर कर देती है और ऑल्टर की तरफ देखकर साइलेंटली स्माइल करती है, खुश होती है कि उसकी सिस्टर फिर से जेन्युइनली हैप्पी लग रही है। अंदर ही अंदर वो ग्रेटफुल फील करती है और क्वाइटली प्रे करती है उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो नीना अब एंजॉय कर पा रही है। उसे याद आता है कि किडनैपिंग से पहले नीना का एक्सप्रेशन कितना डल और लाइफलेस था। थोड़ी देर बाद मरी सरप्राइज के साथ मेंशन करती है कि ब्लैक नाइट सच में अनबिलीवेबल काम करता है। वो प्राउड फील करती है कि उसने उसकी सिस्टर की जान बचाई और लेजेंडरी पोशन भी बिना किसी कॉस्ट के यूज़ किया। इस पर नीना जेंटली करेक्ट करती है कि हीरो ने सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि तीनों हॉस्टेजेस के लिए डिवाइन आइटम्स यूज़ किए थे। फिर थोड़ी शाय टोन में वो एडमिट करती है कि उसे हीरो पर क्रश हो गया है, उसके काइंडनेस और एक्शंस की वजह से। मरी क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है कि क्या वो वॉरियर उसका टाइप है। ये सुनकर नीना हल्की सी हंसी नहीं रोक पाती और उनके बीच एक और लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। मरी ने टीजिंग टोन में कहा कि नीना जैसी न्यूबी को इतना हाई एम नहीं रखना चाहिए, स्पेशली एक ऐसे हीरो के लिए जिसके ऑलरेडी बहुत सारे एडमायरर्स होंगे। उसके हिसाब से जो इंसान बिना हेजिटेशन के डिवाइन पोशंस फ्री में दे देता है, उसके आसपास कैपिटल में काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ी एग्जैजरेशन के साथ उसने मजाक किया कि नीना को उस आर्मर्ड हीरो के लिए शायद हंड्रेड्स ऑफ लव राइवल्स फेस करने पड़ेंगे। ये सुनकर नीना थोड़ी अनॉयड हो गई और चीक्स पफ करके अपनी सिस्टर को चुप रहने को बोला। मरी को यह रिएक्शन काफ़ी क्यूट लगा और वो हंस पड़ी, क्लियरली नोटिस करते हुए कि नीना थोड़ी जेलस फील कर रही है। तभी एक और नन ने इंटरप्ट किया और इन्फॉर्म किया कि चर्च लीडर्स को वापस अपनी ड्यूटीज़ पर लौटना होगा। मरी ने तुरंत अपना डिवाइन पॉस्चर वापस ले लिया और कामली कॉल एक्सेप्ट करते हुए खड़ी हो गई। नीना ने भी कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसका साथ दिया और दोनों सिस्टर्स एकदम से अपनी होली पर्सोना में आ गई। जाते वक्त मरी के फेस पर एक हल्की सी स्मर्क थी, जैसे वो ऑलरेडी अपने प्लान्स के बारे में सोच रही हो जो उस मिरेकल वर्किंग वॉरियर से रिलेटेड थे। दोनों सिस्टर्स फिर से चर्च के सेंटर की तरफ बढ़ गईं, अपनी ड्यूटी के लिए रेडी। 3 दिन बाद चर्च की ये दोनों सिस्टर्स ईगरली वेट कर रही होती हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए ब्लैक नाइट के साथ। उनके दिमाग में अब भी वो हीरो एक लेजेंडरी और पावरफुल फिगर की तरह बसा हुआ था। इस बीच अपनी हेक्टिक रूटीन से थककर मरी एक गार्डन बेंच पर बैठकर रेस्ट कर रही होती है। तभी अचानक लिफिया वहां आ जाती है और उसे टीज करती है कि वो काम से बच रही है। मरी थोड़ी स्टार्टल्ड होकर तुरंत खड़ी हो जाती है और एक्सप्लेन करती है कि वो बस ब्रेक ले रही थी। लिफिया मजाक करते हुए कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया उन्हें मिले हुए, और मरी रिप्लाई करती है कि उसने तो कोई विजिट शेड्यूल नहीं किया था। लिफिया हल्का सा हंसकर उसे रिलैक्स करने को कहती है और दोबारा बेंच पर बैठने बोलती है। फिर बिना डिले के वो खुद भी उसके पास बैठ जाती है। शांत एनवायरनमेंट में दोनों शेड के नीचे बैठकर कैजुअली बात करने लगती हैं। मरी क्यूरियोसिटी से पूछती है कि लिफिया आज अकेली क्यों आई है। लिफिया सीधा जवाब देती है कि कैरन अंदर चर्च के लोगों के साथ बिजी है। इस बात को समझकर मरी कंक्लूड करती है कि शायद ड्यूक की फैमिली ने फाइनली हीरो को प्रॉपर्ली थैंक कर दिया होगा। एक्साइटेड होते हुए वो कहती है कि अब उसे भी सेवियर से प्रॉपर्ली मिलने का चांस मिलेगा। लिफिया एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ रिवील करती है कि कैरन तो नाइट के पीछे ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हो चुकी है। वो एग्जैजरेट करते हुए बताती है कि उसकी सिस्टर प्रैक्टिकली हीरो की लैप पर ही रहना चाहती है। उसके हिसाब से तो कैरन इतनी चिपक गई थी कि कंप्लेन करने के बावजूद भी उतरने को रेडी नहीं थी। ये सब सुनकर मरी इम्प्रेस हो जाती है और रियलाइज़ करती है कि हीरो में सच में कोई स्पेशल चार्म है। लिफिया खुद भी थोड़ी ड्रीमी होकर कन्फेस करती है कि वो उसे अपनी लाइफ का सबसे वंडरफुल इंसान मानती है। मरी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग सुनकर थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, लेकिन लिफिया कॉन्फिडेंटली कहती है कि जब वो खुद हीरो से मिलेगी तब उसे सब समझ आ जाएगा। फिर मरी टॉपिक चेंज करते हुए पूछती है कि मीटिंग के दौरान डची ने हीरो को क्या रिवॉर्ड दिया। वो ऑलमोस्ट ईगर होकर डिटेल्स मांगती है ताकि उसे आइडिया मिल सके कि इतने बड़े हीरो को कैसे रिवॉर्ड किया गया होगा। मरी ने अपनी क्यूरियोसिटी जस्टिफाई करते हुए एक्सप्लेन किया कि उसकी फैमिली अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि हीरो को क्या रिवॉर्ड दिया जाए ताकि उन्हें रूड ना लगे। इस पर लिफिया ने एक मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ अग्री किया कि वो सब कुछ बताएगी, बट एक कंडीशन पर कि मरी ये बात कैरन को बिल्कुल नहीं बताएगी।
लिफिया थोड़ा पास झुककर उसके कान में धीरे से रिवॉर्ड्स की लिस्ट बताने लगी। सबसे पहले उसने रिवील किया कि हीरो को एक पूरी लग्जूरियस विला दी गई है सिर्फ उसके लिए। फिर उसने बताया कि उसे एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी भी दिया गया। और लास्ट में उसने ऐड किया कि फैमिली का ऑफिशियल ड्यूकल सील भी उसे दे दिया गया। टोटल 3 बड़े गिफ्ट्स। ये सुनकर मरी की आंखें शौक से बड़ी हो गई और उसने डिसबिलीफ में पूछा कि क्या बस इतना ही दिया गया। उसके हिसाब से तो ये सब मिलकर भी उस यूनिवर्सल एलिक्सिर की वैल्यू कवर नहीं करता जो रेस्क्यू के वक्त यूज हुआ था। लिफिया थोड़ी एम्बैरस टोन में मान गई कि ये रिवॉर्ड शायद कम थे, लेकिन उसने ये भी कहा कि फैमिली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मरी कंफ्यूज्ड होकर ये सब प्रोसेस करने लगी। लिफिया ने कॉन्फिडेंटली ऐड किया कि ब्लैक नाइट ने जानबूझकर बड़े रिवॉर्ड्स रिफ्यूज किए थे। ये बात मरी को बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लगी और उसने सोचा कि शायद लिफिया मजाक कर रही है, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी पावर और गोल्ड को मना नहीं करेगा। लेकिन लिफिया के सीरियस एक्सप्रेशन ने क्लियर कर दिया कि वो सच बोल रही है। अपनी बात को स्ट्रांग बनाते हुए उसने याद दिलाया कि हीरो का दिल बहुत अलग और नोबल है। उसने ये भी बताया कि उसके फादर खुद मास्क नाइट की ग्रेटनेस देखकर थोड़ा ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे। ये सुनकर मरी और भी शॉक्ड हो गई जब उसे पता चला कि इतना पावरफुल ड्यूक भी अब ये सोच रहा है कि फ्यूचर में हीरो से कैसे डील करें। लिफिया ने एक्सप्लेन किया कि उनके फादर के हिसाब से एक ऐसा इंसान जो कुछ चाहता ही नहीं, उससे नेगोशिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसने ये भी मेंशन किया कि जब भी नाइट का नाम आता है उसके फादर का मूड चेंज हो जाता है और वो सीरियस हो जाते हैं। ये सब सुनकर मरी ने कंक्लूड किया कि सेवियर सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि एक डेंजरस पॉलिटिकल फिगर भी है जो ड्यूक जैसे इंसान को भी टेंशन में डाल सकता है। फिर मरी ने रिलीफ के साथ कमेंट किया कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान ने रेस्क्यू किया। लिफिया ने तुरंत अग्री किया और कहा कि सिर्फ कोई नोबिलिटी से भी सुपीरियर इंसान ही माफिया का सामना इतनी हिम्मत से कर सकता है। मरी ने सीधा पूछा कि क्या कैरन सच में बिलीव करती है कि नाइट एलीट वर्ड आर ग्रुप का हिस्सा है। लिफिया ने कंफर्म किया कि उसके फादर ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि हीरो को कभी एनिमी न बनाया जाए। इस बेसिस पर मरी ने रियलाइज किया कि एम्पायर के एलीट सोल्जर को रिवॉर्ड देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क है। उसने थॉटफुली ऐड किया कि हीरो का इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल लगता है कि शायद पूरी चर्च भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लिफिया ने फिर एक इंटरेस्टिंग डिटेल शेयर की। मीटिंग के दौरान नाइट कॉइन से ज्यादा खुश लग रहा था कंपेयर टू द ड्यूकल सील। ये सुनकर मरी बिल्कुल बैफल हो गई और बोला कि ये लॉजिकली बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। उसने एक्सप्लेन किया कि गोल्ड तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन ड्यूकल सील एक प्राइसलेस एसेट होता है, एक परमानेंट प्रोटेक्शन और प्रिविलेज का सिंबल। लेकिन फिर उसने स्लोली रियलाइज किया कि अगर नाइट सच में वरदार से है तो शायद उसके लिए ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। मरी ने लॉजिकली कंक्लूड किया कि अगर हीरो के पास ऑलरेडी एम्परर का बैकिंग है तो ड्यूकल सील उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इस पर लिफिया ने एक्साइटेड टोन में आर्ग्यू किया कि शायद वॉरियर को कैश इसलिए पसंद है क्योंकि वो उसे पुअर और नीडी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता होगा। अपनी इमेजिनेशन में लिफिया ने उसे एक आर्मर्ड रॉबिनहुड जैसा हीरो मान लिया जो ऑप्रेस्ड लोगों की मदद करता है। मरी ने अपनी फ्रेंड की इस थोड़ी ड्रीमी सोच को नोटिस किया और अंदर ही अंदर अग्री करते हुए कैजुअली कमेंट किया कि उसकी सिस्टर कैरन को भी ये मास्क्ड मैन काफी पसंद आता। ये सुनकर लिफिया कंफ्यूज हो गई और पूछने लगी कि ये कंक्लूजन अचानक कहाँ से आ गया। थोड़ी प्राउड टोन में लिफिया ने खुद को हीरो का नंबर 1 एक्सपर्ट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मरी ने तुरंत उसका मूड तोड़ते हुए टीज किया कि उसे कैरन को जज करने का कोई राइट नहीं है क्योंकि वो खुद भी उतनी ही ऑब्सेस लग रही है। ये सुनकर लिफिया एम्बैरेसमेंट से रिएक्ट करती है और मजाक में थ्रेटन करती है कि वो हीरो को बता देगी कि मरी भी उससे पसंद करती है। कैरन फिर पास्ट को याद करते हुए एडमिट करती है कि जब हीरो सिटी में कहीं नहीं मिल रहा था तो वो काफ़ी पैनिक हो गई थी। नीना भी ऑनेस्टली कन्फेस करती है कि उसे डर लग रहा था कि कहीं हीरो को डिवाइन एलिक्सर यूज करने के लिए पनिश न किया गया हो। इस पर कैरन ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वॉरियर ऐसे गिल्ट फीलिंग्स को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। उसने हीरो के वर्ड्स रिपीट करते हुए बताया कि वो चाहता है लोग अपनी फ्रीडम एंजॉय करें, ना कि उसके लिए परेशान होकर रोएं। ये सुनकर नीना इमोशनल हो गई और रिलीफ के साथ उसने उस बात के लिए कैरन का थैंक्स किया। कैरन ने फिर ऑब्जर्व किया कि हीरो अपने बॉसेस के बारे में वरीड कम और थोड़ा अनॉयड ज़्यादा लग रहा था। उसके हिसाब से उसके इतने सक्सेसफुल मिशंस हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उसे ईजिली पनिश या रिमूव नहीं करेगी। नैना ने भी अग्री किया कि ये फियरलेस और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड परफेक्टली उसके सेवियर इमेज के साथ मैच करता है। दोनों ने मिलकर कंक्लूड किया कि वॉरियर एक ऐसा इंसान है जो जब अपने आप को सही समझता है तो कभी पीछे नहीं हटता। मीटिंग के लिए एक्साइटेड नैना ने पूछा कि हीरो और कितने दिन सिटी में रहने वाला है।
कैरन ने स्माइल के साथ बताया कि उसने डिनर इनविटेशन मना कर दिया था क्योंकि वो बिजी है, लेकिन उसने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो इतनी जल्दी सिटी नहीं छोड़ेगा। अपनी इमेजिनेशन में कैरन ने सोचा कि हीरो सुबह सुबह सीक्रेट पेट्रोल्स करता होगा और सिटी के डार्क एलीज में लोगों को बचाता होगा। ये सब सुनकर नैना कंप्लीटली ब्लश कर गई और अपने चेस्ट पर हाथ रखकर उसकी काइंडनेस की तारीफ करने लगी। कैरन ने अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए एक स्लाई स्माइल के साथ एक सीक्रेट रिवील करने का डिसाइड किया। वो धीरे से विस्पर करते हुए बताती है कि हीरो रोज एक सिंपल इन एल्ड्स में लंच करता है। ये सुनते ही नीना का फेस एक्साइटमेंट से चमक उठता है, जैसे उसे अपनी नेक्स्ट मूव मिल गई हो। लेकिन तुरंत ही उसे अपने प्लान की बोल्डनेस का रियलाइजेशन होता है और वो थोड़ी पैनिक हो जाती है। ऑकवर्डली वो कहने लगती है कि उसने अभी तक हीरो को प्रॉपर्ली थैंक भी नहीं किया और ऐसे डायरेक्टली उससे मिलने जाना शायद सही नहीं होगा। अगले ही मोमेंट में बिना और सोचे नैना सडनली उठकर फुल स्पीड में वहां से भाग जाती है, कैरन को पीछे छोड़कर। कैरन कंफ्यूज्ड होकर मटर करती है कि क्या उसकी फ्रेंड सच में उसे वहां अकेला छोड़कर भाग गई। सीन फिर शिफ्ट होता है सिटी स्ट्रीट्स पर, जहां ब्लैक नाइट कामली वॉक कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो अपने फेवरेट इन की वुडन डोर को पुश करके अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो अंदर आता है उसे एक अजीब सा टेंस एटमॉस्फेयर फील होता है और वो एंट्रेंस पर ही फ्रीज हो जाता है। उसके दिमाग में तुरंत एक सीन फ्लैश होता है, जैसे नीना ऑलरेडी इनकीपर को इंटेरोगेट कर रही हो। फ्लैशबैक जैसा मोमेंट में दिखाया जाता है कि इनकीपर प्रेशर में आकर क्वेश्चंस डॉज करने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो फाइनली गिव इन करता है और नाइट के आने का एग्जैक्ट टाइमिंग रिवील कर देता है। प्रेजेंट में वापस आते ही एमसी के माथे पर पसीना आ जाता है और वो समझ जाता है कि बेचारे इनकीपर को मेंटली टॉर्चर किया गया है। फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है, जहां नीना और भी डिटेल में पूछती है कि वॉरियर यूजुअली कहां बैठता है। अपनी मिशन में सीरियस होते हुए उसके साथ खड़ी आर्मर्ड बॉडीगार्ड अपनी आवाज डीप करके स्ट्रिक्ट टोन में क्लियर आंसर्स डिमांड करती है। डर के मारे इनकीपर तुरंत कॉर्नर वाली टेबल की तरफ पॉइंट कर देता है। फिर नीना मेन्यू पकड़कर पूछती है कि नाइट ने लास्ट टाइम क्या ऑर्डर किया था। इनकीपर सीधा उस डिश पर फिंगर रख देता है और नीना वही सेम ऑर्डर प्लेस कर देती है। वापस प्रेजेंट में डोर पर खड़ा एमसी ये सब सोचकर रिग्रेट फील करता है और सोचता है कि लड़कियों ने इनकीपर के साथ क्या हाल कर दिया। एक पल के लिए वो सीरियसली कंसिडर करता है कि वापस मुड़कर भाग जाए, स्पेशली उस कैरी आर्मर्ड बॉडीगार्ड को देखकर। लेकिन भूख उस पर हावी हो जाती है और वो डिसाइड करता है कि सिचुएशन फेस करेगा। हैवी स्टेप्स के साथ वो अंदर हॉल में एंटर करता है, होपिंग कि शायद एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। लेकिन उसकी होप तुरंत टूट जाती है जब वो आर्मर्ड वुमन की इंटेंस ग्लेयर नोटिस करता है। टेंशन को देखकर इनकीपर बीच में आता है और दोनों साइड्स को काम डाउन करने की कोशिश करता है। एमसी सिचुएशन को और खराब ना करने के लिए नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है। वो बिना कुछ बोले क्वाइटली उन दोनों विमेन के पास से निकलकर सीधा काउंटर की तरफ चला जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जैसे ही वो बैठता है उसे फील होता है कि आर्मर्ड वुमन की नज़र उसकी बैक पर फिक्स हो गई है। सडनली पूरा टैवर्न एकदम साइलेंट हो जाता है, जो उसे और अनईजी कर देता है। आर्मर्ड वुमन अपनी गार्ड मेंटेन करते हुए नीना को वहीं रुकने के लिए कहती है, जबकि खुद धीरे धीरे नाइट की तरफ बढ़ने लगती है। वुडन फ्लोर पर उसके हैवी फुटस्टेप्स क्लियरली एको करते हैं। इस टेंस मोमेंट में इनकीपर तुरंत काउंटर के पास आ जाता है और एक्टिंग करते हुए नाइट को सर्व करने लगता है। धीरे से उसके कान में वो थैंक यू बोलता है और प्रॉमिस करता है कि उससे बेस्ट फूड मिलेगा। लेकिन ये रिलीफ ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि नीना भी वहां आकर खड़ी हो जाती है। नाइट साइड से हल्का सा अपना हेड टर्न करता है, अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हुए। नीना जो एक डिवाइन ऑरा के साथ खड़ी होती है, उसे देखकर खुशी से स्माइल करती है। उसके हाथ में एक छोटा सा गोल्डन क्रूसीफिक्स और एक शाइनिंग मैजिक पेंडेंट होता है, जो उसकी हाई स्टेटस को शो करता है। सॉफ्ट और पोलाइट वॉइस में नीना उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी उसे पहचानता है या नहीं। एमसी ने अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखते हुए सरप्राइज प्रिटेंड किया और खुशी से लड़की का नाम लिया। ये सुनकर नीना थोड़ी ब्लश हो गई और उसने पोलाइटली थैंक यू कहा, ये बताते हुए कि अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर एमसी ने साइड में खड़ी स्काउलिंग बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कैजुअली रिक्वेस्ट किया कि वो थोड़ा रिलैक्स करे और इनकीपर को इतना प्रेशर ना दे। बॉडीगार्ड ने तुरंत बात समझ ली और अपनी अग्रेसिव पोस्चर के लिए अपोलोजाइज किया। इनकीपर ने भी सिचुएशन स्मूथ करने के लिए हाथ हिलाकर उसे माफ कर दिया। कॉन्वर्सेशन वापस नॉर्मल टोन में आई, जहां मास्ड नाइट ने नीना के नन आउटफिट की तारीफ की और कहा कि पहले तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। नीना ने हल्का सा ट्विल लेते हुए पूछा कि क्या ये यूनिफॉर्म उस पर सूट करता है। हेलमेट के पीछे एमसी ने अग्री किया और सोचा कि फ्यूचर में ये लुक उस पर और भी अच्छा लगेगा। नीना ने स्माइल के साथ कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट किया, जबकि एमसी को अंदर ही अंदर रियलाइज हुआ कि उसने एक हाई स्टेटस पर्सन की लाइफ सेव की है।
बिना हेजिटेशन के नीना एक स्टेप आगे बढ़ी और उनके बीच का डिस्टेंस कम कर दिया। बॉडीगार्ड अलर्ट होकर ये सब ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन इंटरफेयर नहीं किया। एमसी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए हल्का सा पीछे हट गया और सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए उसने पूछा कि उसकी आईसाइट अब कैसी है। नीना ने हेलमेट के पास तक आकर कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि उसकी विजन अब बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सस्पिशियस होते हुए एमसी ने अपनी फिंगर्स दिखाकर टेस्ट लिया और नीना ने बिना डीले के सही काउंट बता दिया। इससे एमसी को अंदर से रिलीफ मिला और उसने साइलेंटली फील किया कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इमोशनली नीना ने कन्फेस किया कि इतने सालों बाद अपने फैमिली के चेहरे देख पाना उसके लिए कितना स्पेशल है। एमसी ने तुरंत अपोलोजाइज किया कि उसने शायद उसका पेनफुल पास्ट याद दिला दिया, लेकिन नीना ने उसे रोककर कहा कि वो खुद को ब्लेम ना करे। प्रोटेक्टिव टोन में एमसी ने एडवाइस दिया कि वो अब खुशी से जिए ताकि उसकी सैक्रिफाइस मीनिंगफुल लगे। इस पर नीना ने अपने चेस्ट पर हाथ रखकर प्रॉमिस किया कि वो हर दिन अपनी बेस्ट लाइफ जीने की कोशिश करेगी। तभी इनकीपर गरम गरम फूड लेकर आ गया और मूड थोड़ा लाइट हो गया। कुछ ही सेकंड्स में टेबल एग्स, मीट और वेजिटेबल्स से भर गई। इतना सारा खाना देखकर एमसी थोड़ा सरप्राइज हुआ और पूछा कि क्या ये सब नीना ने ऑर्डर किया है। लाइट टोन में उसने वार्न किया कि ये पोर्शन काफ़ी बड़ा है। नीना ने स्माइल के साथ एडमिट किया कि वो स्पेसिफिकली यहाँ आई थी सिर्फ वही डिश ट्राई करने के लिए जो हीरो खाता है। एमसी ने समझ लिया कि ये बस उसकी क्यूरियोसिटी है और कामली बोला कि अगर वो फिनिश नहीं कर पाई तो बाकी लोग हेल्प कर देंगे। बॉडीगार्ड और नीना ने एक साथ उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स कहा। एमसी ने बिना फॉर्मेलिटीज़ के उन्हें एनकरेज किया कि वो जल्दी खाना स्टार्ट करें वरना फूड ठंडा हो जाएगा। प्लेट पर परफेक्टली कुक्ड फ्राइड एग और जूसी मीट देखकर सबका अटेंशन उस पर चला गया। खाना शुरू करने से पहले नीना और बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्टफुली छोटी सी प्रेयर की। उसके बाद नीना ने ईगरली फर्स्ट बाइट ली। जैसे ही उसने टेस्ट किया उसका फेस खुशी से चमक उठा और उसने फूड के अमेजिंग फ्लेवर की तारीफ की। ये रिएक्शन देखकर एमसी सेटिस्फाई हुआ और अग्री किया कि इनकीपर की कुकिंग सच में लाजवाब है। तभी अचानक इनकीपर ने एक वुडन मग जोर से टेबल पर पटका, जैसे वो टफ एक्ट कर रहा हो। ये देखकर एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर ओल्ड मैन ने क्वाइटली एडमिट किया कि वो सिर्फ अपना डर छुपाने के लिए ऐसा कर रहा था। ये सुनकर एमसी थोड़ा शीपिश फील करने लगा और उसे समझ आ गया कि ओनर का ये हाल उसकी वजह से ही है। साइड में बैठी नीना ये सब देखकर हल्की सी हंसी नहीं रोक पाई और उसने कमेंट किया कि दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी फनी लग रही है। एमसी ने भी लाइट टोन में अग्री किया कि उन दोनों का बॉन्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनकीपर ने स्वेटिंग करते हुए कंप्लेन किया कि मास्क्ड नाइट कभी अपने हाई सोसाइटी कनेक्शंस के बारे में कुछ नहीं बताता। नीना ने भी कॉन्वर्सेशन ज्वाइन करते हुए कहा कि ऐसे सीक्रेटिव लोगों के साथ डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही इनकीपर को रियलाइज हुआ कि उसने नोबिलिटी के सामने इतनी कैजुअल लैंग्वेज यूज कर ली है, वो एकदम फ्रीज हो गया। पैनिक में वो तुरंत अपनी टोन चेंज करके बहुत फॉर्मल बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन नर्वसनेस के चक्कर में उसकी बात और भी उलझ गई। एमसी ने सिचुएशन लाइटली पॉइंट आउट की और बोला कि उसने क्लियरली अपना कंपोजर लूज करके कैजुअल टोन में बात कर दी थी। फिर उसने सीरियस टोन में बॉडीगार्ड से रिक्वेस्ट किया कि वो इस गलती को इग्नोर कर दे। आर्मर्ड वुमन ने अग्री किया और कहा कि जब तक नीना ऑफेंड नहीं होती वो इस मैटर को ओवरलुक करेगी। नीना ने स्वीट स्माइल के साथ अश्योर किया कि वो बिल्कुल अपसेट नहीं है। उल्टा उसने इनकीपर से कहा कि वो नॉर्मली बात करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाइट करता है। ये सुनकर बेचारा ओनर ऑलमोस्ट रो पड़ता है और ड्रामेटिक टोन में रिक्वेस्ट करता है कि उसे इतने प्रेशर से बचाया जाए। एमसी को ये पूरा केओस काफ़ी अम्यूजिंग लगता है और वो ओपनली एडमिट करता है कि उसे इनकीपर का रिएक्शन काफ़ी फनी लग रहा है। इनकीपर थोड़ा अनॉयड होकर चिल्लाता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में डरेगा ही, और एक्चुअली मास्क्ड नाइट ही सबसे वियर्ड इंसान है। थोड़ी देर बाद कॉन्वर्सेशन वापस काम हो जाती है और नीना अपना खाना पीसफुली कट करने लगती है, लेकिन अचानक ही उसका मूड सीरियस हो जाता है। वो पोलाइटली अपोलोजाइज करती है कि उसने शायद बिना वार्निंग के एक डायरेक्ट सवाल पूछने वाली है। ये सडन चेंज देखकर एमसी और इनकीपर दोनों चुप हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। नीना फिर सीरियस टोन में बताती है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट बात पूछनी है। अपने हाथ में मैजिक पेंडेंट को पकड़े हुए, जो हल्की रोशनी से ग्लो कर रहा होता है, वो एक्सप्लेन करती है कि चर्च के बाहर उसका फ्री टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है। पेंडेंट की